Hey everyone, I welcome you back to my channel। जैसे हमने लास्ट दिन रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत ही मस्त तरीके से बहुत ही डिटेल में कवर किया था, उसी तरह आज हम लोग कवर करने वाले हैं एचपी। एचपी मतलब हॉर्स पावर नहीं, जो हम लोग कॉस्ट में पढ़ते हैं। एचपी बेसिकली मींस हाउस प्रॉपर्टी। एक और बहुत ही इजी एंड चिंदी चैप्टर, जो अकेला आना बहुत मुश्किल सा बात है, क्योंकि मैंने बहुत रेयरली वैसे देखा है, लेकिन ये तुम्हें 14 मार्क्स के जो हमारे टोटल इनकम के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें शॉर्ट दिखने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत इजी चैप्टर है और इसको हम लोग फट से एकदम मक्खन करके कवर करेंगे एज यूजुअल। और प्लीज like the channel, subscribe the channel and leave your comments, leave your comments in the feedback so that I can improve. So without wasting any dash time, let's just begin. तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले ना, वो है हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, लेट मी टेल यू फर्स्ट। चार्जिंग सेक्शन बेसिकली मींस, जैसे लॉ में होता है ना प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या बताते हैं कि ये जो एक्ट है, ये जो चैप्टर ऑफ द एक्ट है या जो एक्ट है, ये किस बारे में बात कर रहा है। समटाइम्स व्हेन वी आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट द लॉ, वी रीड द प्रियम्बल सो दैट वी कैन नो द इंटेंशन कि ये एक्ट किस लिए बना था, सो दैट वो डिकोड करना इजी हो जाता है। उसी लिए चार्जिंग सेक्शन क्या होता है ना, इनकम टैक्स में हर जगह यू विल लुक एट हेड्स ऑफ इनकम में ना, यू विल डेफिनेटली लुक एट, जैसे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में भी 6.1 पढ़े थे, दैट डिफाइंस हाउ कैन वी आइडेंटिफाई रेसिडेंशियल स्टेटस, then how can we identify ROR and RNOR when the person is a resident। तो उसी से जो चार्जिंग सेक्शन में बताता है कि इस चैप्टर के अंदर गिनने के लिए वो क्या सर्टेन कंडीशंस है दैट हैज टू बी फुलफिल्ड, द बेसिक कंडीशन जिसके लिए तुम उसके अंदर एंटर करोगे। अब वो टैक्सेबल है, डिडक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन इस चैप्टर के लिए एंटर करने के लिए यू विल हैव टू कंप्लाई टू एवरी चैप्टर्स चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, तो इसका जो चार्जिंग सेक्शन है ना, डोंट वरी आई विल राइट बिगर, बिकॉज ये एक फीडबैक था, प्लीज राइट बिगर एंड इंप्रूव द साउंड क्वालिटी। तो उसके लिए मैंने अपना फैन बिल्कुल बंद कर दिया है एंड डोंट वरी, आई गेस द साउंड इज मच मोर बेटर नाउ। ठीक है, और अभी मैं बड़े बड़े लिखूंगा, डोंट वरी। सेक्शन 22, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए ना 3 कंडीशन बताया चार्जिंग सेक्शन। अगर तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हारा इनकम टैक्सेबल होगा कि नहीं, वो कैसे डिटरमाइन होगा, उसके लिए इट हैज स्टेटेड 3 कंडीशंस एंड बहुत इजी। और ये तुम्हारे मुंह जबानी याद रहेंगे क्योंकि दिस आर वेरी बेसिक्स। अभी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये भी याद करना पड़ेगा, नहीं भाई, ये बहुत इजी है, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली याद होंगे। ठीक है, ध्यान से देखो व्हाट आई एम राइटिंग। देयर हैज टू बी अ एचपी। सबसे पहला कंडीशन है कि देयर हैज टू बी अ हाउस प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी होगा ही नहीं, देन हाउ विल आई अर्न द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? आई विल हैव टू हैव अ हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट। ओके, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, शुड बी द ओनर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है तो मेरे को रेंट मिलेगा नहीं, और मेरे को अगर रेंट नहीं मिलेगा तो हाउ कैन आई चार्ज टैक्स ऑन इट, और हाउ विल आई पे टैक्स ऑन इट? व्हाई विल गवर्नमेंट चार्ज समथिंग व्हिच आई एम नॉट रिसीविंग, व्हिच इज जो मेरे हक में ही नहीं है, जो मेरा है ही नहीं, मैं उस पर कैसे टैक्स पे कर दूं? ठीक है, एंड लास्ट वन इज नॉट, ध्यान से पढ़ना ये पॉइंट, नॉट इन ओसीबी। व्हाट ओसीबी बेसिकली मींस ना, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये ओसीबी का मतलब होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। चलो पहले एक एक करके डिस्क्लोज करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है देयर हैज टू बी हाउस प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी हो गई नहीं तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहां से होगा? घंटे से। तो देयर हैज टू बी अ हाउस प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला चीज जो हमें डिकोड करना है ना, वेट जस्ट अ सेकंड, जो सबसे पहला चीज हमें डिकोड करना है ना, वो है कि ये व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू इट। तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पता है? रेसिडेंशियल और कमर्शियल। रेसिडेंशियल भी कवर होता है यहां पे एंड कमर्शियल, बोथ द हाउस प्रॉपर्टीज आर कवर्ड राइट हियर। जस्ट अ सेकंड, तो यहां पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कवर होता है एंड कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल मतलब ऐसे घर, फ्लैट्स वगैरह मैंने दिया, ठीक है, और कमर्शियल मतलब दुकान वगैरह, शॉप्स वगैरह, मैंने गोडाउन्स वगैरह रेंट पे दिया है, तो दैट विल आल्सो बी कवर्ड राइट हियर। ठीक है, दूसरा चीज
यहां पे ना सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं आते हैं। हाउस प्रॉपर्टी मतलब तुम लोग क्या सोच रहे होगे पता है? ठीक है, बट और एल्स यू विल बी थिंकिंग लाइक एक बिल्डिंग। नो, एक्चुअली यू आर पार्शियली करेक्ट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सपोज दिस इज अ लैंड विच हैज अ फेंसिंग राइट हियर, मतलब ये मेरे ओनरशिप में, यहाँ पे एक घर है, 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 या सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल घर है, ठीक है, तो ये तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी है ही, लेकिन लैंड जो इसके साथ अटैच है, जो मेरे ओनरशिप के अंदर आता है, दैट विल also be considered as house property and it is known as land apparent to it, land attached, land closely attached to it। अब ये क्यों जरूरी था मैं तुम्हें ये बताता हूं, ये लॉजिक जानने बहुत जरूरी है, सिर्फ रटने से नहीं होता। सपोज ये एक पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ एस नहीं, पीस ऑफ लैंड, ओके, तो यहां पे सपोज मेरे दो घर है, ठीक है, यहां पे मेरे एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो ये सब पूरा तो मेरा यहाँ पे भी एक, सपोज मैंने यहाँ पे एक सोसाइटी बना के रखा है, यहाँ पे एक सोसाइटी बना के रखा है, यहाँ पे एक मॉल रेंट पे दिया हुआ है, तो ये वाला जो मेरा एरिया वेकेंट है, मैंने इसको पार्किंग पे चढ़ा दिया, ठीक है, तो इससे भी मेरे को पैसा मिलेगा, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा ये तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो इस पे तो कोई घर बना ही नहीं है, तो गवर्नमेंट इसी पर्पस के लिए वो लाया कि पार्किंग एरियाज वगैरह भी जो है ना, जो बहुत क्लोजली अटैच टू लैंड है या बहुत क्लोजली अटैच टू माय हाउस प्रॉपर्टी अंडर माय ओनरशिप है, तो वो सारे के सारे चीज भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड होप ये चीज जानना बहुत जरूरी था। और इससे क्या होता है ना कि अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आता ना, ट्राई टू थिंक व्हाई गवर्नमेंट विल डू दैट, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू मैक्सिमाइज द टैक्स they are earning, not minimize, okay? और गवर्नमेंट वहीं पर टैक्स मिनिमाइज करता है जहां पे गवर्नमेंट का भी फायदा है, ठीक है। तो पहला ये बात हो गया। दूसरा इसके अंदर क्या आता है, लैंड अपॉर्न, ठीक है, ये भी इधर पे कवर हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो है कि अगर इनकम्प्लीटेड, ठीक है, बिल्डिंग समझ लो, और वेकेंट लैंड, ये दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी नहीं बनते हैं। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड कि कोई भी इनकम्प्लीटेड लैंड से हम लोगों को कोई रेवेन्यू आ ही नहीं सकता। और वेकेंट लैंड कि अबे मैंने क्या बोला, लैंड अपॉरेंट होना चाहिए। अबे सिर्फ लैंड होने से थोड़ी होता है, लैंड होने से हाउस प्रॉपर्टी कैसे हुआ? वो एक हाउस प्रॉपर्टी के साथ लैंड हुआ तो लैंड अपॉरेंट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ वेकेंट लैंड इज नॉट कवर्ड हियर। आई होप दिस 3 पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा और कम जगह लेता हूँ बिकॉज आई विल हैव टू राइट इट हियर, ठीक है। नेक्स्ट, ओनर का मतलब क्या होता है ये तुम्हें जानना जरूरी है, और ये हम लोग ना लास्ट में भी पढ़ेंगे ओनर का मतलब, ओके, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 27 में। तो ओनर का मतलब 3 ओनर हो सकते हैं। पहले मैं लिखता हूं फिर मैं बताता हूं। एक्चुअल ओनर, बेनिफिशियल ओनर और डीम्ड ओनर, जिसका सेक्शन है सेक्शन, इसके लिए जो सेक्शन है ना दैट इज सेक्शन 27, ओके। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, बट बिफोर दैट लेट मी ड्रिंक सम वाटर। भाई हालत खराब हो गई थी गर्मी में बिना फैन के। एक्चुअली मैं फैन इसीलिए नहीं चला रहा, जैसे मैंने बताया मेरे को फीडबैक्स है ना कि रेगुलर हमिंग साउंड पीछे से आ रहा है। मेरे को नहीं पता वो कितने तेज आ रहे थे, क्योंकि मेरे को तो ऐसे कुछ खास नहीं आ रहे थे, बट एवरी सिंगल फीडबैक आई हैव टू टेक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। सो फॉर दैट पर्पस आई जस्ट स्विच्ड ऑफ माय फैन कि वो आवाज ना आए, बिकॉज लाइटिंग तो मैंने इम्प्रूव कर ली है एंड बाकी सब तो बिल्कुल सही है। इम्प्रूव माई राइटिंग ऑल्सो एंड फैन बस ठीक है। चलो एनीवेज,
तो एक्चुअल ओनर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल ओनर, अभी नाम से समझ आ रहा है व्हाट इज एक्चुअल ओनर, हु इज एक्चुअली हैविंग द पेपर वर्क्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और द लैंड और द बिल्डिंग। यहाँ पे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी या लैंड अपरेंट टू, जिसके पास उसका मेन कागज है, जो इसका ओनर है, जो रजिस्टर्ड ओनर है, वही एक्चुअल ओनर है, दैट्स इट। बेनिफिशियल ओनर, ये शायद तुम लोग नया सुनोगे। तो बेनिफिशियल ओनर मतलब क्या होता है? एग्जांपल लेते हैं, मेरा भाई है निंजा हथौड़ी, डिंग 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 डिंग, ठीक है। तो निंजा हथौड़ी क्या हुआ, मैं यहाँ था, मेरे को जाना था रशिया जीपे करने, तो मैं रशिया जीपे, अब एक्चुअली जीपे करने का बात करने जाना था वहां पे, गलत मत सोचो, ठीक है। तो मैं यहां से गया रशिया। अब ये वाला जो रूम है ना, ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी था, जो मेरे को रेंट आता था, यहाँ पे मैंने टेनेंट बैठा के रखा था। तो वो जो रेंट है ना, रेंट, वो अब जाता है निंजा हथौड़ी को, क्योंकि वहां रह रहा है, वो गरीब था बेचारा, वो डिंग 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 कर रहा था, और उसको केनिची की जो गर्लफ्रेंड थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको प्रपोज करना था, तो उसके लिए उसको चाहिए थे पैसे। तो मैंने उसको दिया, ये हाउस प्रॉपर्टी की, तो 1 महीने के लिए मैं बाहर हूँ, तो ये पैसा तू पकड़, या 1 साल के लिए मैं बाहर हूँ, ये पैसा तू पकड़, जो भी हाउस प्रॉपर्टी से पैसा आएगा वो तू लेगा, जो भी टैक्स पे करना है वो भी तू करेगा, मैं तो वहां रह रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है ना, ही इज नॉट द एक्चुअल ओनर, एवरी रजिस्टर्ड थिंग, आई एम द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, बट द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ the money which he is getting in form of rent is not received by Sahil Barui, it is received by Ding Ding Ninja Hattori. So he will be called beneficial owner. Okay, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है बेनिफिशियल ओनर का। एंड डीम्ड ओनर, जैसे मैंने तुम्हें रेजिडेंशियल स्टेटस में भी बताया था यार, 6(1)(a) में क्या था, एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। उसका इनकम इन अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, मतलब इंडियन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख होना चाहिए, और किसी भी कंट्री पे टैक्स पे नहीं किया है, तो उसको डीम्ड आरएनओ मान लेते हैं। तो मान लिया जाएगा, यहाँ पे भी मान लिया जाएगा कि तुम ही यहाँ पे ओनर हो, ठीक है। और नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना बहुत जरूरी है, कि अगर मेरा नॉर्मल धंधा इस घर को रेंट पे देना है, और मेरा सोल ब्रेड अर्नर ही यही धंधा है, तो इट विल नॉट कम हियर, इट विल डायरेक्टली गो टू पीजीपीपी, नॉट हियर, ओके। अगर मेरा नॉर्मल धंधा है कि मैं लैंड के साथ पार्किंग फ्री में देता हूँ, ठीक है, या पार्किंग के लिए अलग से चार्ज करता हूँ, वो पार्किंग वाला धंधा है, तो वो पार्किंग वाला धंधा मेरा ओसीबी में जाएगा। याद रखना, ओसीबी में नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर होगा तो दैट विल गो टू पीजीबीपी। दिस इज नॉट माय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस गिविंग हाउस प्रॉपर्टी ऑन रेंट, मेरे पास खाली था, मैंने दे दिया। मेरा सोल ब्रेड अर्नर ये धंधा नहीं होना चाहिए for it to be falling under section 22, that is coming under charging section of house property. I hope this is absolutely clear without any hint of doubt. So चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। भाई ये रजत दलाल वाला कोई वीडियो देखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कब ये देख रहे होंगे, कब मैं फेमस होऊंगा क्या पता, 10-15 साल बाद, नहीं 10-15 साल ज्यादा हो जाएगा, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। देखना कभी, अगर तुम लोग बहुत साल बाद देख रहे हो तो इस रजत दलाल, तो भाई ऐसा 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 चीज करता है ना भाई, मतलब बेफालतू का यार। एनीवेज, नॉट फॉलोइंग अंडर एनी कंट्रोवर्सी। तो अभी हम लोग ने ये पढ़ा चार्जिंग सेक्शन 22। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, याद है मैंने तुम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस में 3 जन के बारे में पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, ROR, RNOR, NR। इन तीनों के लिए जो इंडियन इनकम होता है, ये तीनों के लिए टैक्सेबल होता है। लेकिन एक मानते हैं फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम आरओआर के लिए तो मैंने क्या बोला था, एवरी सिंगल थिंग दैट ही अर्न्स। जैसे मैं सारा टाइम इंडिया में रहता हूं, तो एवरी सिंगल थिंग आई अर्न फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द कंट्री, इनसाइड द कंट्री, फ्रॉम स्पेस, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम एनी कंट्री, ठीक है, या आउटसाइड द वर्ल्ड, ब्रेन स्ट्रोक्स में एकदम जाके वहां पे नेपट्यून से पैसे आइस लेके आके आप बेच रहा हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एवरी काइंड ऑफ इनकम, इंडियन और फॉरेन इनकम, बोथ विल बी टैक्सेबल फॉर आरओआर। एनआर के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होता। मैंने लॉजिक भी बताया था कि इलोन मस्क अगर चाइना में टेस्ला बेचता है तो उससे इंडिया को क्या है, ना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ना इंडिया में सेल हो रहा है, ना मनी फ्लो हो रहा है, ना इंडिया का बेनिफिट या इलोन मस्क का कुछ बेनिफिट हो रहा है इंडिया से, तो वो घंटा पैसा देगा इंडिया को, क्यों देगा? बस इस केस में मैंने 2 चीज बताए थे कि 2 ही चीज टैक्सेबल होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर एनी रेंट ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, फॉरेन प्रॉपर्टी, अगर मेरा एक प्रॉपर्टी है, सपोज करो थाईलैंड में, ठीक है, सारा भैया थाईलैंड रशिया क्यों जाते हो, जिस कारण से तुम लोग सोच रहे हो, बिल्कुल सही, ठीक है। तो
ये अगर मेरे पास एक फॉरेन प्रॉपर्टी एग्जांपल के लिए थाईलैंड में, और वहां पे ही उसका मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है इंडिया में, तो याद करो एक कॉन्सेप्ट था रिसीट इन इंडिया, तो दैट विल बी टैक्सेबल फॉर एवरीवन बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। और इसका एक और खासियत ये है कि अगर वो इनकम मेरे यहाँ पे टैक्सेबल हो रहा है, तो अगर मेरे को वहां पे उसका म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ा, या उसकी तरफ कोई भी लीगल एक्सपेंस करना पड़ा, तो उन सारे चीजों का डिडक्शन मेरे को यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा हक का डिडक्शन, अगर मैं गवर्नमेंट को पैसा दे रहा हूँ जो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बस मेरे को रिसीव यहाँ पे हो रहा है उसका रेंट, तो उसके बदले जो भी एक्सपेंस करूंगा उसका भी डिडक्शन मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है, दिस वाज वन मोर कॉन्सेप्ट एंड वी आर डन विद वन मोर कॉन्सेप्ट। अभी तो शुरुआत है पापा, अभी बहुत टाइम है, अभी तो बेसिक्स ही है, यहां से कुछ नहीं आने वाले, पर बेस बनाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये आ सकता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं तुम्हें दो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाता हूं। ठीक है, एक सब लेटिंग, एक कॉम्पोजिट सप्लाई। जीएसटी में तुम लोग पढ़ोगे, आई टेक द जीएसटी क्लास। ठीक है, देन आई विल टेल यू, बट चलो यही पढ़ते हैं एक बार। लेट मी जस्ट चेक द कैमरा इज इट ऑन और नॉट, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2 घंटा रिकॉर्ड किया और कैमरा बंद था मेरा यार, ओवर हीटिंग की वजह से। आई विल हैव टू कीप चेकिंग। ओके, यस इट इज एब्सोल्युटली ऑन। तो सबसे पहले तुम्हें सबलेटिंग बताता हूँ। चलो इसी के अंदर मैं सब कुछ कवर कर दूंगा सबलेटिंग के अंदर, डोंट वरी, नो नीड टू मेक कॉम्प्लिकेशंस एंड अदर हेडिंग्स। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है? एक है निंजा हथौड़ी। ठीक है, अब एक कुछ और नहीं लटक रहा है, वो उसका तलवार है, कुछ भी सोचते हो। उसने मेरे को दिया हाउस प्रॉपर्टी, किस पे? रेंट पे। अभी उसका हाउस प्रॉपर्टी तो पहाड़ पे होगा ना, क्योंकि वो निंजा है। ठीक है, एकदम यहाँ ऐसे मजा नहीं आया यार, सीन नहीं बना। यहाँ पे उसका घर था, क्या मजा आता होगा उसको ठंडे में, बिना चद्दर एकदम टपाटप सोता होगा। उसने मेरे को हाउस प्रॉपर्टी दिया, ठीक है, रेंट पे, और मैं हूं आई लाइक टू वेयर कैप्स, ये हूं मैं। ठीक है, इसने मेरे को हाउस प्रॉपर्टी दिया। अब मेरा पैर छोटा क्यों है? हे, कुछ भी मत सचो। ठीक है, अब यहां से मैं उसको क्या दूंगा? आई गिव इट रेंट। द रेंट विच इज रिसीविंग, विच निंजा हथौड़ी इज रिसीविंग, मानता हूं कि इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रेंट पे देना नहीं है। ठीक है, तो देख एक बात बता, हाउस प्रॉपर्टी है, यस। निंजा हथौड़ी इज द ओनर, यस। इज ही इट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नो। तो ये जो इनकम उसको मिल रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ओके, बट यही हाउस मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में धंधा है, या मैं मानता हूं मेरा धंधा नहीं है। मैं दोनों केस बताता हूं। मैंने दिया है पता नहीं कौन है भैया, मैं तो शिजुका बना रहा था, ये एनाबेला बन गई। चल ठीक है, मैंने एनाबेला को ही दिया है, तो मैंने इसको क्या दिया? एक हाउस प्रॉपर्टी ही रेंट पे दिया है। लेकिन तुम एक बात बताओ, पर दिस इज नोन एज लेटिंग आउट। दिस पार्ट, ओके, यहां तक जो है ना पोर्शन, दिस इज कॉल्ड लेटिंग आउट। लेकिन दिस इज नॉट लेटिंग आउट, आई विल टेल यू व्हाई। दिस इज कॉल्ड subletting. You know why it is called subletting? What is the basic reason for this being called subletting? तुम एक बात समझो, यहां पे मैंने इसको पैसा दिया, चलो ये भी मेरे को रेंट देगी, ठीक है। Will it come under house property? Absolutely no. Go to charging section and think once more. Is it a house property that I am giving to her on rent? Absolutely yes. Am I the owner? Absolutely no. I am not the actual owner. I am not the beneficial owner, and neither I am a deemed owner. तो ये मेरे इधर पे आएगा ही नहीं, ठीक है। और ये क्या मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? मैं मानता हूं ओसीबी में भी हो सकता है, ओसीबी में नहीं होगा। अगर मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ भी मैं कर रहा हूं, इट ऑलवेज एंड ऑलवेज गो टू पीजीबीपी। व्हाट इज पीजीबीपी? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे,
ठीक है। और अगर 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ठीक है, उन 5 हेड्स ऑफ इनकम में से किसी में भी नहीं जाता। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये 4 में अगर नहीं जाता है तो 5वां हेड है आईएफओएस, तो ये आईएफओएस में जाएगा। अगर ये मेरा नॉर्मल धंधा नहीं है, अगर कभी भी देखना सबलेटिंग लिखा हुआ है, सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज को हमेशा आईएफओएस में लेके जाना, अनटिल अनलेस तुम्हें उस क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है कि उसका धंधा है तो पीजीबीपी में जाएगा। तो आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 4 हेड में नहीं गिरे तो उसको सीधा आईएफओएस में घुसा देने का, ठीक है। तो ये आईएफओएस में जाएगा। अब ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं बनेगा, या तो ये मेरा पीजीबीपी बनेगा या आईएफओएस बनेगा, एज द केस में बी। मैं यहाँ पे आईएफओएस पकड़ रहा हूं, ये मेरा धंधा नहीं है उसको देने का। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक बहुत मस्त चीज बताया तुम लोगों को और बहुत सिंप्लीफाई करके बताया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, यही जो हम लोग सब लेटिंग करते हैं ना, या जब हम लोग लेट आउट करते हैं, ठीक है, सपोज जो तुम लोग ने हॉस्टल का धंधा देखा होगा जनरली, ठीक है। अगर मैंने एक घर दिया, एक रूम दिया रेंट पे, ठीक है, और उसके साथ मैंने फर्नीचर्स वगैरह भी दिए, और मैं उसके लिए उससे चार्ज कर रहा हूं 10,000 रुपया। मैंने ये नहीं बताया कि एचपी के लिए कितना ले रहा हूं और फर्नीचर के लिए कितना ले रहा हूं, ये मैंने बताया ही नहीं। और ये मेरा नॉर्मल धंधा में, मेरा काम है, मैं पीजी बनाता हूं, उसको रेंट पे देता हूं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो दिस, अगर ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं तो दिस होल थिंग विल गो टू पीजीबीपी। लेकिन अगर यही चीज जो 10,000 मैंने दिए, वो जो मालिक है वो मेरे को बता देता है और अलग अलग इनवॉइसेस या अलग अलग तरीके से एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि 6,000 इज योर रेंट एंड 4,000 इज योर फूड प्लस फर्नीचर, ठीक है। तो ये जो रेंट है ना, दिस विल बी चार्ज टू हाउस प्रॉपर्टी एंड दिस विल गो टू पीजीबीपी। अगर सेपरेटेबल नहीं है तो पूरा पीजीबीपी, अगर सेपरेटेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी का जो पार्ट है वो हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी का पूरा पीजीबीपी या आईएफओएस, अगर मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ धंधा में नहीं है तो, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू विदाउट एनी हिंच ऑफ डाउट। तो अभी तो निंजा थोड़ी मस्त यार मजा कर रहा है, अब बोलूं पहाड़ों में, मेरे को भी जाना है पहाड़, गया नहीं वैसे कभी, ठीक है। और जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, तुम लोग जाओ मेरे टेलीग्राम पे, जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो टैक्स TAX स्पेस WITH विथ स्पेस साहिल SHIL, you will find a banda talking like this, having a yellow t-shirt and with a mic। वो चैनल सब्सक्राइब करो, वहाँ पे मैंने बेसिक्स को ऑलरेडी नोट्स डाल दिए, जिसके क्लासेस में नेक्स्ट क्लास मेरा बेसिक्स का ही होगा, डोंट वरी। और वहाँ पे मैं रेसिडेंशियल स्टेटस के भी नोट्स डाल दूंगा, इट इज ऑल मेड बाय टुडे और टुमारो। एंड हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स भी आज मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। तो इफ यू वांट वो, और वो ऐसे नोट्स है ना, वो लास्ट डे रिवीजन के लिए बेस्ट है। यू डोंट नीड एनी बुक, यू जस्ट नीड दैट कॉपी। पर तेरे को अगर सिक्योरिटी चाहिए तो यू कैन जस्ट कीप योर बुक इन फ्रंट, बट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन स्टडी 5 हेड्स एब्सोल्युटली फ्रॉम देयर, इंक्लूडिंग सेट ऑफ भी तुम लोग वहां से कर सकते हो, ओके। तो ये रहा नोट्स जो मैं तुम्हें बता रहा था, एवरीथिंग इज देयर, ओके। नाउ अभी हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं ना, वो है हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है। हर चीज का एक फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट में हम लोग कैसे डालते हैं, तो उसका मैं फॉर्मेट बताता हूँ तुम लोग को। भाई पसीना पसीना हो गया था ये, वापस से दूर रखना होगा अपने हाथों को। लास्ट दिन तो ये बॉडी नहीं चला यार, बिकॉज इट वाज ऑल गीला बिकॉज ऑफ पसीना, ठीक है, हाई गर्मी। तो सबसे पहले हम लोग, मैं तुम्हें जो फॉर्मेट बता रहा हूँ उसको सुनो, और उसको फिर हम लोग बाइफरकेट करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ओके। द फॉर्मेट इज, let me not draw the format right here, I'll tell you why, the format is GAP, इससे लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स, paid by the assessee, मेरा आता है NAV, इससे फिर लेस होता है सेक्शन 20
24 के डिडक्शंस, जो एक ए है 30%, एक बी है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों चीज डिडक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग के पास आएगा इनकम फ्रॉम एचपी। अब मैं तुम्हें समझाता हूं ये जीएवी ये क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जस्ट सेकेंड। ओके, यस। तो अभी हम लोग बता मैं तुम्हें जीएबी वगैरह क्या है, ठीक है। तो जैसे तुम जीएबी का मतलब क्या होता है, जीएबी का मतलब होता है, एग्जाम में जीएबी नहीं लिखना है, एक बार लिख लो फिर ब्रैकेट में जीएबी लिख देना, बट यूज मत करना भाई, 10 सेकंड नहीं लगते इसको लिखने में, मैं बता रहा हूं, लिख लेना शांति से। जीएबी का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू नाम तुम की समझ आ रहा है, ग्रॉस मतलब कुछ भी उससे कटा नहीं है, कोई भी एक्सपेंसेस कोई भी डिडक्शन बिना कटे मेरे को जो पैसा रेंट के हिसाब से मिल रहा है, जो मेरे को टेनेंट मेरे हाथ में पैसा दिया, दैट इज माय ग्रॉस एनुअल, पूरे साल का रेंट वैल्यू, ठीक है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज टू बी नोटेड इन एग्जाम, एंड वो आता है एग्जाम में हर बार आता है, क्योंकि कुछ ही कुछ चीजें हैं जो याद रखने लायक है, इंपॉर्टेंट है, वो रख लो, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला चीज है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी, मैं बार बार बोल रहा हूं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी। एसएससी मतलब होता है ओनर, यहाँ पे जो भी उसका ओनर है, बेनिफिशियल ओनर, डीम्ड ओनर, ठीक है, ये एक्चुअल ओनर, ठीक है। तो जीएबी जो मेरे को मोटा पैसा मिला उससे, पूरे साल का रेंट, उससे मैं माइनस करूंगा अगर मैंने कोई भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलता है, कैश बेसिस पे। अगर मैंने लास्ट 10 साल पे नहीं किया तो लास्ट 10 साल नहीं मिलेगा, और 10 साल और इस साल टोटल 11 साल का मैंने एक साल में एक ही बार में करंट ईयर में पे कर दिया, तो पूरा 11 साल का मेरे को उसी साल मिलेगा जिस साल में पूरा का पूरा पे कर रहा हूं, ठीक है। और वो पे टेनेंट नहीं करना चाहिए, एसएससी करना चाहिए, बहुत कॉमन सेंस का बात है। क्यों, तुम समझो, इनकम मेरा जो टैक्स का है, जो खर्चा कर रहा है वो टेनेंट कर रहा है, तो भाई उसको अपने उधर डिडक्शन मिलेगा। व्हाई विल गवर्नमेंट गिव मी डिडक्शन अगर मेरा सिर्फ इनकम है और कोई खर्चा ही नहीं है? खर्चा होगा तब ना मिलेगा रे बाबा, मेरे हक में कुछ गिरा ही नहीं तो घंटा मेरे को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, म्युनिसिपल टैक्स क्लियर करता हूँ तुम्हें। म्युनिसिपल टैक्स अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलता है, कैश बेसिस पे मिलता है, ठीक है। अगर मैं कैश बेसिस पे खर्चा करता हूँ तो कैश बेसिस पे मेरे को डिडक्शन मिलता है। अगर मैंने लास्ट 5 साल में पेमेंट नहीं किया और लास्ट 5 साल का पेमेंट करंट ईयर में किया तो इसी साल मेरे को डिडक्शन मिलेगा, लास्ट 5 साल में नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाले फ्यूचर के लास्ट 5 साल के एडवांस मैंने अभी दे दिए ना तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। सिर्फ पिछले साल का जब पे नहीं किया और करंट ईयर में पे कर रहा हूं उसका मिलेगा, करंट ईयर का तो मिलेगा ही, बट आने वाले अगर मैं एडवांस में पे कर दे रहा हूं तो उसका हमें नहीं मिलता है डिडक्शन। अगर मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो हर साल जितना जितना उसका अक्रू होगा उस बेसिस पर उसको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही पे कर दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हुआ हमें। उसके बाद आता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट मतलब समझ आ रहा है, क्रॉस से मैंने कुछ लेस किया इसलिए नेट एनुअल वैल्यू आया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 इसमें क्या है, जैसे हम लोग सेक्शन 22 पढ़े और जीएवी का फॉर्मेट निकालने के लिए सेक्शन 23 में दिया हुआ है, बट लीव सेक्शन 23, सेक्शन 24 बताता हूं। सेक्शन 24 में ना लो डिडक्शन हमें गवर्नमेंट अलाउ करता है। इसको बोलते हैं, जो 30% मैंने लिखा है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसको सेक्शन इसको ऐसे लिखते हैं, मैं तुम्हें सही से बताऊं तो सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ओके। तो जस्ट अ सेकंड, वंस मोर। हाँ, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, सेक्शन 24 वाला, ये 30% मिलता है। ये क्यों मिलता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लेट्स नो, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट अगेन आई टोल्ड यू वी आर नॉट हियर जस्ट टू बुक अप थिंग्स, वी आर हियर फॉर गो टू द लॉजिक। तो मैं 2 मिनट के लिए फैन चला रहा हूं, थोड़ा सा शायद हो सकता है आवाज का दिक्कत है, बट स्पीक लाउडर। यस, तो मैं जो बोल रहा था ना कि हम लोग, आई होप द वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर फिर भी दिक्कत हो तो मेरे को बताना, नेक्स्ट टाइम से मैं फैन ही नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलता है? पहले क्या होता था, तू सोच, मैंने अपना रेंट कमाया, उससे मैंने अपना म्युनिसिपल टैक्स पे किया, उसके बाद मेरा नेट एनुअल वैल्यू आया, उसके बाद मैं गवर्नमेंट को दिखाता था कि भैया मेरा ना प्लम्बर को बुलाना पड़ा, और प्लम्बर था मेरा जेएस,
जॉनी सात्विक, सिंस नहीं रे, जॉनी सात्विक है कोई। तुमको क्या करना है, मैंने प्लम्बर बुलाया, फिर मैंने झाड़ू लगाने के लिए उसी को बाई रखा था अपने पास, ठीक है, फिर वो क्या क्या कुछ कुछ डिलीवर करके गया प्लम्बर वाली चीजों को, ठीक है, मेडिकल नहीं प्लम्बर वाली चीजों को नू, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इस पे मेंटेनेंस पे खर्चा किया इस घर का, ठीक है, मैंने पेंट कराया है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 10 लाख का रेंट भी रहता ना, अगर मेरे को 12 लाख का रेंट मिला है, उसमें से मैंने 2 लाख टैक्स पे किया और 10 लाख भी आता ना, तो लोग क्या करते थे, और लोग करते ही कि मैंने ये खर्चा किया, पेंट पे 10 लाख रुपया लगा, पेंट में 1 लाख रुपया लगा, मेंटेनेंस पे 1 लाख रुपया लगा, प्लम्बर को ये खर्चा हुआ, उसको हाउस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए खर्चा हुआ, गार्डनिंग के लिए खर्चा हुआ, पार्किंग लॉट मेंटेन करने के लिए खर्चा करते 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 इसको अल्टीमेटली पूरा 10 लाख दिखाते और गवर्नमेंट के हाथ में आता जीरो टैक्स, ठीक है, और फेक इनवॉइसेस बनाना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए एनालाइज किया ये 30% लाने का लॉजिक। गवर्नमेंट पूरा मार्केट सर्वे किया और देखा कि अगर एक बंदा साल में 1 लाख रुपया पूरा टोटल एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंट कमा रहा है, तो लगभग 30,000 के आसपास ओवरऑल, किसी का 50 लगता है, किसी का सिर्फ 10,000 मेंटेनेंस लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ओवरऑल देखा कि 30,000 का जनरल खर्चा लगता है। तो गवर्नमेंट ने वही 30,000 का जो खर्चा है ना, वो यहाँ पे अलाउ कर दिया है। अगर इसके ऊपर तुम अगर कोई भी रिपेयर्स कराते हो, तुम कोई भी मेंटेनेंस कराते हो, तुम कोई पेंट करा लो, प्लम्बर वर्क करा लो, तुम कुछ भी करा लो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको सिर्फ और सिर्फ 30% का ही डिडक्शन मिलेगा। इसके ऊपर तुम रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी कराओ, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस 30%, नथिंग यू विल गेट ओवर एंड अबव इट, ओके। और ये 30% किसका, ऑब्वियसली एनएबी का 30% रे बाबा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इस पे हम लोग आएंगे लास्ट पे। दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अगर ये डिस्कस हो जाता है तो ऑलमोस्ट आई विल से 65% ऑफ द चैप्टर इज ओवर। दिस एंड दिस अगर डिस्कस हो जाता है तो 65% ऑफ द चैप्टर इज ओवर, rather 70 I can say. I hope this is absolutely clear. अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये जीएबी होता क्या है। मैंने तुम्हें क्या बताया, वी आर डिस्कसिंग क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कॉल्ड जीएबी, ठीक है। जीएबी क्या होता है, जीएबी निकालने का एक तरीका है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस फॉर्मेट को याद नहीं करना है, तुम्हें मैं लॉजिक बताऊंगा, तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में लॉजिक मत सोचे जाना, डू इट मैनुअली, और अगर कभी भूल जाओ तो लॉजिक याद करना, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स हाउ वी इंप्लाई आवर कॉन्सेप्ट्स इन अ क्विक मैनर टू गेट द मार्क्स, बट इन रियल लाइफ वी शुड आल्सो नो द लॉजिक। तो सबसे पहला स्टेप आता है, यहाँ पे 3 स्टेप होगा, ठीक है, 1 2 एंड 3 जो है फाइनल स्टेप, ओके। तो स्टेप 1 पहले मैं लिखूंगा, ठीक है, पूरा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा है क्या। स्टेप 1 में हम लोग कंपेयर करते हैं मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद तैयार। ठीक है, ये फॉर्मेट है, देखिए घबराओ मत, मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले एक बात बताओ, गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देना है और व्हाट इनकम आई एम अर्निंग, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा मैं इसको सिर्फ 1 रुपया पर मंथ पे रेंट पे रखा हूँ। गवर्नमेंट बोलेगा मारूंगा, मैं बोला मेरी मर्जी, नेहा धूपिया हूँ मैं, मेरी मर्जी, मैं जितना चाहूँ उतने पे रेंट दूंगी, तुमको क्या चाहता है। तो गवर्नमेंट कैसे कट जाता, और गवर्नमेंट अपना कटवाता नहीं है, वो सिर्फ काटता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीएबी, की जीएबी कैसे निकालते हैं। इससे जो आएगा ना मेरा, अबे यार मार्कर कहाँ रखा मैंने, ये क्या हो गया,
अबे यार कुत्ते भाई, ओ मिल गया। इससे जो आता है ना वो आता है मेरा गाँव। अबे GAN नहीं, GAV, गाँव, GAV, ठीक है GAV बोलो तुम लोग भाई, क्या कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। गाँव को NV को DN, क्या कुछ नहीं करते थे तुम लोग, पता नहीं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बोला कि तुम म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट को कंपेयर करो। फेयर रेंट मतलब मार्केट में देखो कि उसका एक्चुअल जो ऐसा सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट कितना मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट, फेयर वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट के हिसाब से हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अपना हर एक जो उसके अंडर पे प्रॉपर्टीज आते हैं उसके डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो वो बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी का इतना रेंट होना चाहिए। इट इज नॉट as per the market, it is as per municipal corporation, they do not do market survey, as per them इतना होना चाहिए। अब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, वो क्या है, वो सब फेयर रेंट डिराइव होगा, लेकिन ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बुक्स में है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा, जनरली फेयर मार्केट रेंट ही ज्यादा रहता है, तो हम लोग उसको ले आएंगे। सपोज यहाँ पे अगर 10,000 होता, यहाँ पे 20,000 होता, तो हम लोग यहाँ पे 20,000 लेते हैं। अब ये जो 20,000 आया ना, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कांसेप्ट, अ वेरी गुड कांसेप्ट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है ना, जैसे तुम देखोगे मुंबई वगैरह जगह पे इतना छोटा सा रूम, मेरा रूम कितना बड़ा है तुम्हें बताओ, एग्जैक्ट बताओ, यू लुक एट मी, यहाँ से इतना मेरा इतना ही हाथ खुल सकता है और यहाँ पे मेरा पूरा हाथ खुल सकता है। दिस इज द साइज ऑफ माय रूम, ठीक है। और अगर लेंथ बताऊं तो यहाँ पे मेरा आधा हाथ, जितना यहाँ पे खुल रहा था उतना ही खुल सकता है, और यहाँ पे पूरा खुल सकता है। हाँ एग्जैक्ट, तो यहाँ पूरा नहीं खुल सकता, ऐसा कुछ खुल सकता है, ठीक है। तो इतना ही बड़ा रूम है, तो इस रूम का वैल्यू भी वहां पे तुम्हें 10-12 हजार देने पड़ सकते हैं, 10,000 तो नहीं पड़ सकते, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड पुल एंड देयर इज लैक ऑफ सप्लाई। जो तुम इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हो, डिमांड पुल के लिए इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है एंड प्रॉपर्टी बहुत सीमित है, तो इसीलिए रेंट अब हाई चलते हैं। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड रेंट को कॉन्सेप्ट लाया गया। स्टैंडर्ड रेंट बताता है कि अगर इस रूम को अगर बहुत ज्यादा भी डिमांड है ना, यू कैन नॉट चार्ज मोर देन 6,000, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, बस बुक्स में पढ़ने के लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई नहीं सोचता, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंट बताता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट अ पर्सन कैन चार्ज इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड इवन, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 था जो मेरा ए था, और उसको स्टैंडर्ड रेंट जो मेरा 15,000 था, तो हम लोग लोअर लेंगे, ऑब्वियसली लोअर लेंगे, क्योंकि हम लोग, गवर्नमेंट चाहता ही नहीं कि वो स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर जाए। भले हम लोग एक्चुअली में स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर ले रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट चाहता है कि स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम लिमिट व्हिच वी अलाउ यू टू कलेक्ट। तो गवर्नमेंट इतना पे रुक जाता है। तो इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा, सपोज ये 15,000 आया, स्टैंडर्ड रेंट जनरली लोअर ही रहता है कंपेयर टू इन दोनों से। जो ए आया उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, तो मेरा बी आएगा। अब ये बी को यहाँ ले जाएंगे और इन दोनों को फाइनल कंपेयर, ये मेरा जो आया ना, इसको बोलते हैं ऑब्वियसली दिस इज एन एक्सपेक्टेड रेंट ओनली। ये जो भी आता है ना, दिस इज एन, इसका नाम ही है ईआर ही लिखना, ठीक है। ईआर मतलब ईआर मत लिखना, एक्सपेक्टेड रेंट लिखना। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब कि हाँ गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना रेंट तो इसको मिलता ही होगा, इसीलिए तो हम लोगों ने ये लॉजिकल फॉर्मूला गवर्नमेंट ने हमें बना के दिया। तो दिस इज एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस एक्चुअल रेंट रिसीव। व्हाट एक्चुअल रेंट रिसीव, जो मेरे को मिल रहा है। अगर मेरा एक प्रॉपर्टी है जो 12 महीने के बदले से मैंने 9 महीने के लिए रेंट पे दिया, तो मेरे को कितना महीने का रेंट मिलेगा, रिसीव, सिर्फ 9 मंथ नॉट 12 मंथ। तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, जिससे मेरा GAV आता है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। एक बार तुम लोग इसको पॉज करके खुद सोचना, देखना, एंड सोचना भी नहीं पड़ेगा, इट्स वेरी इजी, ओके। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, आई एम रबिंग इट। तो जैसे ही हमारा GAV आ जाता है ना, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। GAV तो हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है, आई एम जस्ट रबिंग दिस। GAV निकालने के, GAV का फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला आई एम राइटिंग इट, ठीक है, GAV। तो जो फाइनल फॉर्मूला क्या है, फाइनल फॉर्मूला इज ER वर्सेस ARR। ER क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट, एंड वर्सेस ARR। व्हाट इज ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। तो अब ना मैं तुम्हें कुछ सिचुएशंस बताऊंगा, 7 सिचुएशंस बेसिकली मैं तुम्हें बताऊंगा
और वो क्या है, क्यों है, तुम्हें समझ आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सिचुएशन 1, पहले मैं 3 सिचुएशन बनाता हूँ, 4 सिचुएशन बताता हूँ। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4। पहले ये 4 सिचुएशन करेंगे, उसके बाद जो लास्ट 3 सिचुएशन है वो करेंगे। ठीक है, वो 3 सिचुएशन थोड़ा अलग है, ये बहुत सिंपल है। पहला सिचुएशन, इफ द हाउस प्रॉपर्टी is let out for an entire year। मतलब समझ आ रहा है कि मैंने 12 महीने के लिए अपने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है। वही अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी सपोज बन के खड़ा ही भाई 6 महीने बाद, तो 6 महीना पूरा मैंने जितना दिन मेरा वो हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास अवेलेबल था रेंट पे देने के लिए, किसी भी इंसान को मूव इन करने के लिए, मैंने उतना टाइम के लिए उसको रेंट पे दे दिया है। पहला कंडीशन ये है। तो यहाँ पे ईयर जो है, मैंने ईयर को मुझे बताया, क्या पहला स्टेप क्या था, म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से जो भी हायर रहेगा उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट और उन दोनों में से जो भी हायर था उसका लोअर लेंगे, उसको हम लोग लेके आएंगे, उससे हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट और ARR को कंपेयर करेंगे तो हमको GAV मिलेगा। तो यहाँ पे जो ईयर है वो तो 12 मंथ का ही रहता है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू सब 12 महीने के लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ARR भी 12 महीने के लिए ही रहेगा, क्योंकि मैंने 12 महीने के लिए ही दिया था। अब तुम्हें समझ आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये सिचुएशन। और पहले बता दो, दिस इज नॉट माय मेड सिचुएशंस, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड आई एम पासिंग आउट ऑन बिकॉज़ इट इज गुड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यू नो। लेट मी अगेन चेक द कैमरा वंस मोर, ठीक चल रहा है या नहीं। वो आवाज तो चल रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब सिचुएशन 2 क्या है ना, ध्यान से सुनना, मैं जो कुछ सिचुएशंस बोलूंगा। ठीक है, सिचुएशन 2 इज if the HP is let out for some months and is VACANT for some part of the year। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है कि मेरे हाउस प्रॉपर्टी, सपोज मेरा हाउस प्रॉपर्टी पूरा 1 साल के लिए मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन मैंने उसको पूरा 1 साल के लिए वो रेंट पे था ही नहीं। हो सकता है वो टेनेंट छोड़ के चला गया हो, मेरे को टेनेंट पैसा ही नहीं दे रहा था, उसके लिए मैंने उसे लात मार और निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है मेरा 9 महीने के लिए वो रेंट पे था और 3 महीना वो वेकेंट था। क्या था? वेकेंट। मैं भी उसमें नहीं रह रहा था, वो पूरा एकदम खाली था, खाली। ठीक है, उसमें कोई नहीं रह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है ना, अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना, और ये क्वेश्चंस पे आते ही हैं, ये कुछ पॉइंट्स है जो आएंगे और ये तुम्हें वहां साफ साफ लिखे रहेंगे, तो खोजना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, 9 महीना 3 महीना। अब तुम्हें पता था जो ईयर है, ईयर वो ईयर जो है मेरा, वो पूरा 1 ईयर के लिए है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन यहाँ पे जो ARR आएगा दैट विल कम फॉर 9 मंथ्स। और फॉर्मूला क्या है, ER या AR जो भी इन दोनों में से हायर है, तो ऑब्वियसली मैं ER मेरा हायर आएगा, क्योंकि ये जनरली उतना ज्यादा नॉर्मली तो मैं हाई रेंट चार्ज कर नहीं रहूंगा। तो अगर सपोज मेरा 10,000 करके रेंट था, ठीक है, तो मेरा ER जो था, ER वो 1,20,000 आएगा। ठीक है, 1.2 लाख। अगर मेरा जो ER है, ठीक है, तो वो 1.2 लाख आता, और मेरा जो रेंट है ना, मैं भी वो 10,000 करके चार्ज कर रहा था एक्चुअली में। ठीक है, तो एक्चुअली मैं 10,000 करके चार्ज कर रहा था, तो 12 महीने का मेरा ARR जो है, एक्चुअल रेंट रिसीव, वो भी 1.2 लाख आना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो सिर्फ 9 महीना के लिए ऑक्यूपाई किया था घर, तो सिर्फ 90,000 आएगा। तो इन दोनों में से हायर नहीं हो, किस पे टैक्स पे करना पड़ जाएगा, 1,20,000। तो मैं बोला ये तो मेरे साथ गवर्नमेंट गलत हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैं वो 9 महीने के लिए था, तो मैं ईयर पे क्यों रेंट पे करूं? तो मैं गवर्नमेंट के पास दौड़ गया, गवर्नमेंट सुनो मेरी बातों को। ठीक है, मैं रैप नहीं करता है, सोचा कर दूंगा, ठीक है, मैं बात नहीं। तो गवर्नमेंट के पास मैं गया दौड़ गया, तो गवर्नमेंट को मैं बोला कि गवर्नमेंट एक बात बताओ, आई होप फैन का काम इज डन। ठीक है, अब जो मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि भैया 1,20,000 तो मैंने कमाया ही नहीं, कमाना चाहिए था, आप देखो ना 1,20,000 तो मैं कमाई नहीं पाएगी, 9 महीने के लिए रेंट पे दिया था। गवर्नमेंट बोला नहीं 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 नहीं, तो 9 महीने पे दिया, फिर मेरा मैं कैसे मान लूं,
तो मैं यहां पे कॉन्सेप्ट आता है रूल 4 का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? रूल 4। मैं गवर्नमेंट को बोला देखो ये जो बंदा है ना मेरे को रेंट पे कर नहीं रहा था और होने वाले थे राड़े एकदम, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट को दिखाया अग्रीमेंट। क्या दिखाया? अग्रीमेंट, ठीक है। मैंने क्या दिखाया गवर्नमेंट को? अग्रीमेंट, ठीक है। अभी मैं इसको मिटाता हूं, मैं रूल 4 लिखता हूं यहां पे, ठीक है। रूल 4, 4 चीज। सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट को दिखाया अग्रीमेंट जो बोनाफाइड था। बोनाफाइड मतलब लीगल था, रजिस्टर्ड था, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट को क्या दिखाया? बोनाफाइड अग्रीमेंट। तो उसको थोड़ा विश्वास हुआ, बट बोला नहीं मैं इतना से नहीं मानूंगा। तो मैं बोला सुनो, मैंने ना मेरे को रेंट नहीं दे रहा था तो मेरे घर पे भी नहीं है, मैंने उसको लात मार के निकाल दिया है, ठीक है। तो शैल have vacated the property। अग्रीमेंट बोनाफाइड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और वो जो बंदा है उसको मैंने निकाल दिया, वो विकेट कर देना चाहिए प्रॉपर्टी को। तीसरा, मैंने उस बंदे को जिसने मेरे को रेंट नहीं किया तो ऑब्वियसली मैं उससे लेने का कोशिश करूंगा, तो उसके अगेंस्ट में क्या करूंगा? कोर्ट से लीगल नोटिस में जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गए। लीगल proceedings have started। उसके आगे लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गए। और लास्टली ऐसा भी हो सकता है ना, मैंने उसके साथ मिलकर प्लान किया कि सुन तू ये घर छोड़, मेरे को गवर्नमेंट को 1 लाख इस पे टैक्स देना पड़ेगा। जो मेरा ईआर कितना था 1.2 लाख और मेरा एआर कितना था 90 के। तो मैं उसको बोला तू घर छोड़ दे, तू मेरे को 1000 कम दे देना हर महीने के लिए, ठीक है। और मैं तेरे को दूसरा प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी में जाके रहे, ठीक है। तो यहाँ तो टैक्स प्लानिंग हो जाता कि वो सारा ले तो पूरा एक पीस से 2-3 हजार रुपया कम, चल वो 1.15 ले रहा है, लेकिन वो 90 से ज्यादा ले रहा है। 25,000 का 25,000 पे गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा टैक्स। अगर वो 30% स्लैब ब्रैकेट में हुआ तो 25,000 का 30%, 7,500। सोचो ये 25 लाख होता तो 7.5 लाख। और ऐसे ही अगर ये और थोड़ा बड़ा अमाउंट कर दो तो जितना बड़ा करोगे उसका इंपैक्ट तुम्हें समझ आएगा। तो ऐसे करके मैं टैक्स प्लानिंग कर सकता था कि उसको दूसरे प्रॉपर्टी में देता, यहाँ पे उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करवा लेता और गवर्नमेंट को दिखाता कि देखो वो छोड़ के चला गया और देखो मैंने वो अग्रीमेंट भी लीगल था, मैंने उसको अपने प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया, मैंने उसको लीगल नोटिस भी भिजवा दिया। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझ आया और गवर्नमेंट ने एक और पॉइंट लिखाया कि शैल नॉट बी इन shall not be in occupation of any other property। alright, तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि तूने भले इसको अपने प्रॉपर्टी से निकाल दिया लेकिन वो तेरे किसी और ओन्ड प्रॉपर्टी में उसको तू रेंट में भी नहीं दे सकता है। रिमेंबर दैट। तो दीज आर 4 कंडीशंस। अगर मैंने इनकम टैक्स के पास गया, मैं ये चारों कंडीशन बताया कि हाँ देखो मैंने चारों कंडीशन फुलफिल किया, तो इनकम टैक्स बोला अच्छा तूने ये चारों कंडीशंस फुलफिल किया है? मैंने बोला हाँ जी मैंने ये चारों कंडीशंस फुलफिल किया है। या फिर सेकंड केस की बात चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में मेरा ईआर कितना आ रहा था 1.2 लाख, मेरा एआरआर कितना आ रहा था 90 के, और मैंने रूल 4 भी सेटिस्फाई किया है। तो इनकम टैक्स बोला चलो ठीक है, फिर हम लोग 90K पे ही हम लोग इसको जे भी मान लेंगे, व्हिचएवर इज हायर करने की जरूरत नहीं है। बस इस केस में जेन्युइन केस है, जेन्युइन तो था ही क्योंकि रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा था, तो इसलिए हम लोग 90K को GAB मान लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें मैं एक चीज बताता हूं, अगर मेरा यही 1.2 लाख ही होता, 10,000 करके गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी सब कुछ मेरा ये आ रहा था, ईआर आ रहा था, ठीक है, और मेरा जो ईआर जो था वो 1.2 लाख आ रहा था, और मेरा जो एआरआर है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो कितना आ रहा था। सपोज मैं मानता हूं कि मैं ना उससे एक्चुअली 10-10 हजार करके चार्ज कर रहा था, लेकिन मैं पेपर्स में अग्रीमेंट्स में सिर्फ 5,000 दिखाया। चलो मैं पेपर्स में हाँ चल सिर्फ 5,000 दिखाया था और वो पूरे साल ही रहा है मेरे पास, ठीक है, पूरे साल रहा। चल पूरे साल भी अगर रहा तो मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि 5,000 करके, ऐसे तो मैंने सिर्फ 60K ही उससे चार्ज किया है, तो आप मेरे से ले ही नहीं सकते। गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं
एक्चुअली तो यही आ रहा है, तो ये कैसे ले सकता है ब्रो? तो मैं बोला मेरी मर्जी, आई एम अ फैन ऑफ नेहा पूपिया, ठीक है, धूपिया, ठीक है, तो पूपिया भाई कसम भाई सैवेज जाऊंगा मैं तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली, यहाँ पे एक रजिस्टर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ सकता है, बट एब्सोल्युटली एंड डिसगाइज केस तो 1,20,000 पे ही टैक्स लेंगे। और यहाँ पे रूल 4 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया क्योंकि 12 महीने के लिए था। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे सिर्फ 9 महीने का मेरा रेंट, रुक जाओ मैं देखता हूं, चल अगर मैं मानता हूं कि अब यही रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, और मैंने 81,000 कलेक्ट किया 9 महीने में, और रूल 4 भी सेटिस्फाई हो रहा है मेरा, ओके। लेकिन मैंने कितना कलेक्ट किया? 81,000 कलेक्ट किया, मतलब मंथली कितना? 9,000 मैंने उससे कलेक्ट किया है। अब मैं गवर्नमेंट को बोला देखो ऐसा ऐसा है, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, एक बार बता तो तेरा 12 महीने का रेंट कितना होता है? तो मैंने गवर्नमेंट को बोला 9,000 इंटू 12 करके बताया कि 12 महीने के लिए तो सर 1,08,000 होता है, और ये भी 12 महीने के लिए है। गवर्नमेंट को खनका, गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर लेके आया गरम रॉड जिसपे कबाब बनेंगे, ठीक है। और वो किस चीज के कबाब बनेंगे तुम समझ जाओ। वो बोलता है कि भाई अगर तेरा रेंट पूरा मैं पूरे साल के लिए भी होता तब भी तेरा इतना डिफरेंस, जो तेरा 12,000 का डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट को खनका कि साला ये जानबूझ के कम रेंट चार्ज कर रहा है, तो भी इस केस में 1,20,000 पे ही लेंगे। तो अल्टीमेट जो कॉन्सेप्ट मेरा क्रक्स निकल के आता है वो है कि ईआर और एआर को कंपेयर करेंगे। अगर मेरा एआर कम है तो पहले लोग देखेंगे कि रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो 12 महीना का रेंट है ना, 12 महीना का रेंट, वो 12 महीना का रेंट मेरा ईआर तक होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो मैं कुछ झोल कर रहा हूं, ठीक है। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली कम आउट विद अ वीडियो क्लियरिंग ऑल द डाउट्स यू आर हैविंग, ठीक है। ये दूसरा सिचुएशन है हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा सिचुएशन है एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब मैंने, ये एलओपी नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब क्या? ये एलओपी नहीं है, एसओपी है। एलओपी मतलब मैंने इसको लेट आउट नहीं किया, ये मैं ही उसमें रहता हूं। एक चीज बताता हूं, एसओपी प्रॉपर्टी के केस में ना, एसओपी अगर मेरे पास सपोज 10 घर है तो पहले क्या होता था ना, पहले मैं तुम्हें बताता हूं ये क्यों होता था। उसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए मैं पहले तुम्हें बताता हूं। जीएवी माइनस एमटी करते थे, फिर एनएवी आता था, उसके बाद 24 का डिडक्शन मिलता था हम लोग को ए और बी का, फिर मेरा यहाँ पे इनकम फ्रॉम एचपी आता था। ऑलराइट, बट एक बात बताओ, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो मेरे को रेंट मिलेगा ऑब्वियसली। क्या बात कर रहे हो भाई, जुदा फिर क्यों मारेंगे वीडियो से अभी तुमको, ठीक है। तो कहां से मिलेगा मेरे को रेंट? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मेरे को जीएबी होता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को कोई रेंट मिल ही नहीं सकता है। तो मेरा जीएबी नहीं, उससे मैं म्युनिसिपल टैक्स माइनस करता था। ऑब्वियसली माइनस करूंगा, अगर मेरा कुछ हक का पैसा है तो मैंने पे किया है तो मेरे को मिलेगा। फिर एनएवी क्या आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। या फिर अगर मैंने कुछ म्युनिसिपल टैक्स नहीं पे किए तो जीरो आएगा। तो याद रखना हमेशा, एनएवी विल ऑलवेज बी जीरो, ये कह लो निल सोफिस्टिकेटेडली। तो इस केस में मेरा जो एनएवी है दैट विल बी निल, क्योंकि मेरे को कोई भी किसी भी तरह का रेंट बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है फ्रॉम द, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली नॉट लेट आउट, ठीक है। तो मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मेरा इसके केस में याद रखना, एसओपी प्रॉपर्टी के केस में एनएवी इज निल। तुमको कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या करेंगे, एग्जाम में पूरा डिटेल देंगे, लिख देंगे एसओपी प्रॉपर्टी और छुपा के लिखेंगे और सब कुछ डिटेल दे देंगे, तुम कंप्यूट करोगे और निकालोगे एनएवी। बट एनएवी तो नील ही आएगा ब्रो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट एनएवी जो है ना वो नेगेटिव भी आ सकता है। क्यों? सपोज मेरे को निल हुआ, यहाँ पे जीएवी निल मिला, लेकिन मैंने म्युनिसिपल टैक्स 20 रुपया पे किया है, तो मेरे को 20 रुपया मिलेगा और मेरा एनएवी नेगेटिव भी आ सकता है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि एनएवी जो है नेगेटिव आ सकता है अगर मैंने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो। वरना जनरली एनएवी इज ऑलवेज निल, अनटिल अनलेस कुछ बोले हमेशा निल मानना, ठीक है। ये थर्ड केस है। फोर्थ केस है, अच्छा केस है, सुनना ध्यान से। डीम्ड टू बी इसी से ये इंस्पायर हुआ है।
सुनो क्या होता था। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मेरे को टैक्स देना नहीं पड़ता, उल्टा मेरा सेविंग हो जाएगा। तुम समझोगे कैसे? जैसे नेगेटिव आ गया था एनएवी, तो पहला तो नेगेटिव हो गया तो मैं इसको सेट ऑफ कर पाऊंगा, सब बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो डीम्ड हो गया। अब डीम्ड रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है ना, सपोज मेरे पास 10 प्रॉपर्टी थे, तो मैंने गवर्नमेंट को बोला मैंने एक्चुअली 10 में से एक में मैं रहता हूँ और 9 को मैंने रेंट पे दिया हुआ है, और हर एक से 10-10 लाख का रेंट आता, 90 लाख में कमा रहा हूँ। ठीक है, मैं 90 लाख कमा रहा हूँ। ठीक है, तो switching on the fan, okay, hope there won't be much sound disturbance. रुक जाओ, आई कर रहे हैं। Yes, तो व्हाट आई वाज टेलिंग की डीम टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये बोल रहा है कि मेरे पास अगर 10 प्रॉपर्टी है, उसमें से एक में मैं रहता हूँ, ठीक है, और 9 को मैंने रेंट पे दिया, जिससे 90 लाख का टैक्स आ रहा है, मैं गवर्नमेंट को आके बोलूंगा नहीं मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, जाके देख लो, जिस दिन लोग आएंगे उस दिन खाली करवा दूंगा। बोलूंगा नहीं ये मेरे रिलेटिव है, मेरी फैमिली मेंबर्स है, प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, मैं रेंट नहीं दूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट को ये चीज भी खत्म। तो गवर्नमेंट केम आउट विद द कांसेप्ट ऑफ डीम टू बी लेट आउट, और यहां से इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन आ गया। रेस्ट्रिक्शन वो है ना कि एनी पर्सन हु इज हैविंग मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज कैन हैव ओनली 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास 2 घर है तो मैं दोनों को दोनों मान सकता हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक घर है तो एक को मान ही सकता हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर मेरे पास 3 है तो भी सिर्फ 2 ही मान सकता हूँ, तीसरा वाला को डीम्ड, अगर तू रेंट पे नहीं दिया, सच्ची में तू खुद रहता है, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट बोला उसको मैं लेट आउट मानूंगा और उसके ऊपर टैक्स लूंगा। तेरे पास 1000 हाउस है, उसमें से 2 ही सिर्फ तेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, बाकी 998 हाउसेस को गवर्नमेंट डीम्ड टू बी लेट आउट मानेगा, भले ही उस पर कोई रेंट पे नहीं है, बट इट विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड टू बी लेट आउट। भले ही वो रेंट पे नहीं चढ़ रहा, वास्तु खराब है, भूत रहती है, स्त्री रहती है, कुछ भी रहती हो, डीम्ड टू बी लेट आउट है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट। आई होप, तो इसको अगर मैं ऐसे बोलूं तो मैक्सिमम 2 कैन बी एसओपीज, मोर देन 2 प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी एलओपी। ठीक है, अब एसओपी के केस में मेरा एनएवी कितना आएगा? निल आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और इसके केस में जो मेरा ये है, एक बात बता, अगर मैंने सच्ची रेंट पे दिया है तो बहुत बढ़िया, मेरा जीएबी कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया, मेरे पास 10 हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें से मेरे 2 अच्छे हैं जिसमें मैं खुद रहता हूँ, बाकी 10 में एनेबेला, ठीक है, वो कॉन्जरिंग वाला भूत। फिर वो याद है एक हम लोग इंडियन में भी, इंडिया में एक मूवी था, एकदम याद नहीं, उसमें पुतला था, ठीक है, वो भूत था, वो है एनाबेला की चाची, एनाबेला की नानी, एनाबेला की माँ, एनाबेला की बच्ची, चलो एनाबेला की बच्ची पुलिस सुपरस्टार के साथ थी। ठीक है, पुलिस सुपरस्टार, ऐसे ऐसे खतरनाक इंसान रहते हैं मेरे इधर, पुलिस सुपरस्टार अच्छा इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं एलओपी। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि एक्चुअली मैं उसको रेंट पे दे ही नहीं पाया। ठीक है, तो मेरा जीएबी तो कुछ आ नहीं पाएगा। उस टाइम क्या होगा, देख मेरा जीएबी निकालने का फॉर्मूला क्या था, वापस से मैं बता रहा हूँ, ईआर एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और एआरआर एक्चुअल रेंट रिसीव, व्हिचएवर इज हायर। यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव आएगा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इससे रेंट पे दिया ही नहीं है। तो मेरा जो ईआर होगा ना, वही मेरा जीएबी हो जाएगा। ये मेरा बनाया हुआ है एक्सप्लेनेशन। तो इस केस में जीएबी इज इक्वल टू ईआर। आई होप दिस 4 concepts are absolutely clear to you. ये एक बड़ा पार्ट चल रहा है अभी, इसके बाद बहुत बड़ा चंक ऑफ चैप्टर कंप्लीट होगा, यू नो, ये हो जाएगा ना, उसके बाद हार्डली 25 to 30 मिनट्स का काम है। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग 4 सिचुएशन पढ़ लिया। पहला क्या था, पूरे साल के लिए लेट आउट किया। दूसरा क्या था, कुछ पार्ट 9 महीने के लिए लेट आउट किया, 8 महीने के लिए लेट आउट किया, 7 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लेट आउट किया, बाकी टाइम वेकेंट है। तीसरा क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मैं उसी में रहता हूँ, मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी मिल सकते हैं। फोर्थ क्या था, डीम्ड टू बी लेट आउट, मोर देन 2 प्रॉपर्टीज को डीम्ड मान लेंगे कि वो लेट आउट है, भले तूने किया हो या ना किया हो। और उस केस में जो डीम्ड टू बी लेट आउट है उसमें एक्चुअल रेंट हम लोगों को नहीं मिलेगा अगर, तो उस केस में जीएबी इज इक्वल टू ईआर एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन 5, सिचुएशन 6, सिचुएशन 7। ठीक है, 6 में क्या है ना, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। 6 में है हेल्ड एज SIT, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें समझना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है,
हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद एक है HP is let out for some part of the year and is self-occupied for some part। और लास्ट वाला जो है, एक सेकेंड, लास्ट वाला चेक मैंने कैसे लिखा है उसको, लास्ट पॉइंट है ये दोनों में, तुमको 3 पॉइंट में कंफ्यूजन है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। पार्ट प्रॉपर्टी LOP एंड ओके, तो लेट मी टेल यू हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। हेल्ड एंड स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए होता है तुम बताओ? ये जो पूरा कोटा है ना, ये बिजनेस वालों के लिए, जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है बिल्डिंग बनाना और बिल्डिंग बेचना। हेल्ड एंड स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री किसका होता है? जिसका धंधा होता है उसके पास ही इन्वेंट्री हो पाएगा, उसके सिवा और किसी के पास इन्वेंट्री होना ही पॉसिबल नहीं है। तो जो बिल्डर हुआ, अगर मैं एक बिल्डर हूं, ठीक है, और मेरे यहाँ पे बिल्डिंग बना, सपोज मैंने 10 तल्ला की फ्लैट बनाया, हर फ्लैट में एक फ्लोर है, एक रूम है, सब एक फ्लैट है, ठीक है, और 10 फ्लोर्स है, तो मेरे पास 10 फ्लैट्स है। तो गवर्नमेंट क्या बोला तुमको याद है? मैंने तुम्हें इसके पहले वाला फोर्स सिचुएशन पहले इसीलिए पढ़ाया था, डीम टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट। डीम टू बी लेट आउट में गवर्नमेंट क्या बोलेगा? मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है, मेरे को सीसी मिल चुका है, सीसी मिल चुका है मतलब मेरे को कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट है वो मिल चुका है। तो गवर्नमेंट मेरे को बोलेगा तेरे पास 10 प्रॉपर्टी है, मैंने बोला हाँ। तू क्या है बिल्डर? मैं बोला हाँ। तो गवर्नमेंट मेरे को बोला कि ओके लिसन, you will have to pay tax on 8। I said क्या जी राड़े वाड़े करने हैं क्या? एड़े हो गए हो क्या? मैं क्यों पे टैक्स पे करूं? तो गवर्नमेंट बोला देखो तुमको तब पढ़ना नहीं आता। मैंने क्या बताया कि जो तुम्हारा 2 हाउस प्रॉपर्टी है मैक्सिमम वही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, बाकी सबको डीम टू बी लेट आउट मान देंगे। तो मैं बोला ये क्या हो गया मेरे साथ, देवा माता जी। तो इस केस में हम लोग को बचने के लिए क्या गवर्नमेंट ने, फिर मैं गवर्नमेंट को बताया कि जेन्युइन है भैया, मैं फ्लैट बना के ऐसे पक 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 थोड़ी बेच सकता हूं, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा उस फ्लैट को बेचने के लिए। तो गवर्नमेंट केम आउट विद अ रिलीफ एंड व्हाट दिस इट इज, ध्यान से सुनना अब जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है, कि तेरे को जहां पे सीसी मिला वहां से गवर्नमेंट मैं तेरे को 1 ईयर मतलब टोटल 2 इयर्स का टाइम दूंगा। उस 2 साल में तेरे पास जो बाकी जो 10 के 10 प्रॉपर्टी हो बेच दे, उसमें से 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो बच गए, तो 8 जो बाकी प्रॉपर्टी है ना उसको बेच दे। अगर तूने उसमें से 8 के 8 बेच दिए तो किसी पे मैं टैक्स नहीं लूंगा, लेकिन अगर 8 में से तुमने सिर्फ 6 बेच पाए, 7 बेच पाए, एक भी अगर प्रॉपर्टी बचा ना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, DLOP, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। उसको हम लोग डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे। कब से? जब मेरे को सीसी मिला वहां से नहीं, सॉरी, सपोज मेरे को सीसी मिला 1 मई 2020 को, यहां से नहीं, इस ईयर को खत्म करेंगे हम लोग, आएंगे 1/4/21 को। जिस साल सीसी मिला उस साल को छोड़ दे, उस साल के एंड ऑफ द ईयर पे जाओ, उस साल के एंड पे जाओ, जब वो साल खत्म हुआ उसके बाद से 2 साल, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी बचाओ तो डीम टू बी लेट आउट। वापस से जब भी मेरे को सीसी मिला हम लोग उसके नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे, वहां से मेरा 2 साल स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी बचा होगा वो डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, एज हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये वो नहीं है, तुमको याद करो मैंने सिचुएशन 2 क्या बताया, 2 क्या बताया था कि लेट आउट है सम पार्ट के लिए और कुछ टाइम के लिए वो वीकेंट है। यहाँ पे वीकेंट, यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड है। वो भूत बंगला था क्योंकि वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे मैं रह रहा हूं, हो सकता है, ठीक है, या मैं नहीं भी रह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मेरे को 2 का लिमिट है, मैं 2 का लिमिट पूरा यूटिलाइज करूंगा। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज
सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज वेकेंट, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम ईयर पूरे साल का निकलेगा और ऐसे ऐसे करके सब कुछ निकलेगा। लेकिन एक जो झोल आता है ना वो इधर पे आता है, पार्ट प्रॉपर्टी इज एलओपी एंड पार्ट प्रॉपर्टी इज एसओपी। यहां पे ये दोनों में डिफरेंस क्या है ना कि ये टाइम वाइज था कि 9 महीना के लिए मैं घर रेंट पे दिया हूं, 9 महीना खाली था तो मैं जाके रह लिया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर मैंने पूरा साल के लिए भी रेंट पे दिया है ना तो मेरा ये रूम इतना बड़ा, यहां तक के पार्ट में मैं रहता हूं और यहां के बाजू में मेरा वो टेनेंट रहता है जिसका नाम है, क्या नाम लूं, नोरा पारुकी, ठीक है, नोरा पारुकी। तो यहां पे मैं रहता हूं इतना दूर पे, सीने पे नहीं, इतना आधा आधा पे मैं रहता हूं और आधे से ज्यादा पे नोरा पारुकी रहती है बिकॉज उसको गर्मी वाला डांस करना होता है, ठीक है। तो उस पार्ट में क्या होगा ना, हम लोग ना अलग अलग कंप्यूटेशंस करने होंगे, क्योंकि तुम समझो सबसे पहले ना प्रपोर्शन दिया जाएगा कि सपोज मैं जितने पार्ट पे रह रहा हूं वो 30% है और बाकी उसको गर्मी करने के लिए 70% पार्ट दिया गया है। तो हम लोग को सबसे पहले जीएवी निकालना पड़ेगा। जीएवी निकालने के लिए क्या निकालना होगा, एआरआर। एआरआर तो बहुत कॉमन है, मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के केस में नहीं होगा जीएवी, ऑब्वियस सा बात है, लेकिन इस केस में तो आएगा ही, ऑब्वियस सा बात है। इस केस में जो भी मेरे को रेंट रिसीव होगा वही हो जाएगा, कुछ बाइफरकेशन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग ईआर निकालते हैं ना, ईआर तो हम लोग अलग अलग निकालना होगा। ईआर तो ऐसा नहीं दिया 30% के लिए इतना इतना, ईयर में क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये पूरे घर का दिया होगा एक साल का। तो हम लोग पूरे घर का लेंगे, बस उसको बाइफरकेट कर देंगे। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में जाना है 30% को 30% सेल्फ ऑक्यूपाइड में फेंक देंगे। सपोज 1 लाख है, 30,000 इधर डाल देंगे और 30,000 उधर डाल देंगे, ऐसे करके कैलकुलेशंस होगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ऑब्वियसली एनी टाइम एनी वे, मतलब इस केस में इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग पहले तुम चाहो अलग अलग ही कैलकुलेशन करना, और याद रखना इस केस में एनएबी विल ऑलवेज बी निल, इस केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि जीएबी आएगा क्योंकि रेंट मिल रहा है। तो दिस वाज पार्ट नंबर 7, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये भी दोनों तुम लोग बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। ये याद रखना स्पेशली, ठीक है। मेजर चंक ऑफ द चैप्टर इज ओवर। अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और कुछ ज्यादा बच्चे नहीं है इसमें, ठीक है। भाई बहुत गर्मी है आज, यू नो, इवन इट इज रेनिंग आउटसाइड बट स्टिल इट फील्स लाइक भाई साहब क्या ही गर्मी है। चलो आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। देखो ये वाला जो जीएबी का पार्ट था वो यहाँ पे सर्टेन सिचुएशंस आर केप्ट हियर, ठीक है। ये जो मैंने तुम्हें बताया कि एनएबी निल हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर मेरा जो रेंट है वो है 10 लाख, लेकिन मैंने 10 साल से 1 लाख करके, जब 12 साल से मैंने म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किया, हर साल का 1 लाख, तो 12 लाख आ गया, तो मेरा एनएबी कैन बी 2 लाख नेगेटिव। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, ओके। ये वाला पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट मैं बताता हूँ, इसके बाद अपन ब्रेक लेंगे। मैंने तुम्हें क्या बताया, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% हम लोग को मिलता है, और वो 30% किसका होता है, एनएबी का होता है। तो एक बात बताओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में एनएबी इज इक्वल टू निल होता है, बहुत कॉमन सेंस का बात है। तो ये जो 30% का डिडक्शन है ये भी जीरो ही होगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है। सेम अगर डीम टू बी लेट आउट मैं मानता हूँ, चल डीम टू बी लेट आउट नहीं, जब मेरे पास हेल है स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, तो स्टॉक इन ट्रेड में मेरे को 2 साल का बफर मिलता है। उस 2 साल के बफर में मैं रेंट पे नहीं दिया, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो एनएबी मेरा निल आएगा। तो उस केस में भी ये 30% तो आएगा ही नहीं, वेरी कॉमन सेंस वाला बात, ओके। नॉट मच, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ बेसिक्स है ये सब, ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए एग्जाम में भी। और अगर तुम ऐसा कोई पॉइंट देख भी लो तो कॉमन सेंस बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है टैक्स में, तो कॉमन सेंस बहुत ज्यादा यूज करना, थोड़ा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी सोचना, ठीक है। आई हैव डन दिस। अब जो लास्ट पार्ट बचा है, दिस पेज इज द ओनली इंपॉर्टेंट पेज लेफ्ट, एंड दिस पेज, एंड एवरीथिंग एल्स इज डन। ये सब मैंने रूल 4 भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो उसके पहले, ब्रेक से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। कभी कोई ना
जब मैंने सपोज तुम्हें बताया था अभी कि मैंने जो बंदा उसको मैंने निकाल दिया था, कहाँ से, घर से निकाल दिया था क्योंकि वो रेंट नहीं दे रहा था। अब वो जैसे बैड डेट रिकवरी, भाई बैड डेट रिकवरी हो गया, शिंग शांग शू, क्या आदमी है वो आके बोला सर मुझे माफ करिएगा, मैं चाइना का आदमी हूँ, मैंने बैड डेट कर दिया था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया था, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। तो वैसे ही एक आदमी आया 2 साल बाद और उसने मुझे पैसा दे के गया। तो वो जो मेरे को पैसा दिया ना, तो वो क्या है, इस साल का रेंट तो है नहीं, वो लास्ट ईयर का रेंट मेरे को मिल रहा है या कभी भी बाद का रेंट मिल रहा है। तो वो सपोज मेरे को उसका 3 महीने का रेंट 10,000 करके 30,000 वो मेरे को पैसा दिया। तो वो मेरे को 30,000 करके पैसा दिया, ठीक है, ही गिव मी 30,000 रुपीज। ये कौन सा रेंट है, अरियर, ARREAR, अरियर रेंट, ठीक है, ये अरियर रेंट है, मेरे को नहीं मिला था वो रेंट, अभी आके मेरे को 30,000 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये मेरा 30,000 मेरे को मिल रहा है तो ये मेरे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में ऐड होगा, लेकिन 30,000 रुपीज पूरा नहीं होगा, इससे मेरे को सब एक ही रिडक्शन मिलेगा 24A का, दैट इज 30%। क्योंकि तुम सोचो जो म्युनिसिपल टैक्स अगर मैंने उस साल पे किया होगा तो उस साल ही मेरे को डिडक्शन मिल गया होगा, इसको यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो लोन का इंटरेस्ट है वो अक्रूवल बेसिस पे मिलता है, मैंने तुम्हें बताया नहीं अभी तक, बता दे रहा हूँ। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी अक्रूवल बेसिस पे मिलता है, अभी मैं बताऊंगा ही, ठीक है। इसके बाद बात के टॉपिक हुआ है तो वो भी अक्रूवल बेसिस पे मिलता है। तो जो एक डिडक्शन मेरे को उस साल नहीं मिला होगा, हम लोग एनएबी से 24A में क्या लेस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, तो उस साल 30% नहीं मिला होगा क्योंकि इनकम ऐड ही नहीं हुआ होगा। तो इस साल हम लोग इसमें से 30% लेस करेंगे, दैट कम्स टू 9K, और मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम सिर्फ 21K बनेगा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में एब्सोल्युटली बिल्कुल दिख सकता है, एक अच्छा पॉइंट है याद रखने के लिए, ठीक है, कि एरियस रेंट में से मेरे को लास्ट जिस साल उस साल मेरे को रेंट नहीं मिला था उस साल मेरे को 30% का डिडक्शन, अब मैं बेनिफिट उठा ही नहीं पाया क्योंकि मैं पैसा शॉर्ट था, तो इस साल वो बेनिफिट हमें मिलेगा। दिस पॉइंट हैज टू बी रिमूव्ड, ओके। अब लेते हैं 2 minutes किट कैट ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ओके एवरीवन, एंड देन वी विल रीस्टार्ट अगेन। तो इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक है, यू कैन जस्ट हार्डली आई विल टेक 22 मिनट्स हार्डली, ठीक है। तो उस पोर्शन में कंप्लीट हो जाएगा। एंड अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड विल मीट आफ्टर द ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट। चाहो तो पॉज करके तुम लोग भी ब्रेक ले सकते हो या आगे कर लो, ठीक है, बट इन 2 मिनट्स आई विल बी बैक अगेन। इट्स गोना बी अ मक्खन सेशन, better than many Amul Makhans. Let me check if my camera is working or not. Yes, it is still working.
Yes, the camera is still working. And I guess 2 मिनट का 4 मिनट हो गया. I'm really sorry. This is complete chapter. Okay. तो मैंने आप लोग को बताया था कि एक 24A तो हम लोग ने पूरा समझ लिया 30% रिडक्शन. उसमें एक और पार्ट था दैट इज 24B इंटरेस्ट ऑन लोन. सबसे पहला चीज जो भी इसमें याद रखना है ना, अक्रूवल. ठीक है. 24B का जो खासियत है ना वो होता है कि तुम्हें जो भी डिडक्शंस मिलेंगे ना वो अक्रूवल बेसिस पे मिलेंगे. वेदर यू हैव पेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट to the bank or any financial institution, or you have taken a loan from any friend, if you have not paid the interest, still you will get the deduction as accounts में होता था accrual basis. Fundamental accounting principle for accrual basis. Section I guess 128 of the Companies Act भी बोलता है. हाँ 128 ही बोलता है या 129, I don't exactly remember, but 128 या 129 में बोला जाता है कि it is a fundamental important है कि कंपनी को accrual basis फॉलो करना जरूरी है. तो यहां पे 24B में ना बात क्या आता है, दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं. पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट. पोस्ट एक्विजिशन का मतलब बताता हूं. आफ्टर सीसी इज रिसीव्ड और आफ्टर completing the construction, the interest that we pay. इसका मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू. पहले ये कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा 3-4-5 मिनट इसमें लगेंगे, 5-6 मिनट इसमें लगेंगे, इसमें 2-3 मिनट का ही काम है. तो पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है कि अगर सपोज मेरे को एक बिल्डिंग बनाना है, एक बिल्डिंग खरीदना है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन या पोस्ट एक्विजिशन. ठीक है, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन बोल लो तुम लोग. मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया और उस पर मेरे को 8% का लेना था इंटरेस्ट. 8.5, 9, 10% का इंटरेस्ट देना. सब 10% मानते हैं, तो मेरे को हर साल 10% का टैक्स इंटरेस्ट देना है बैंक को. तो वो जो 10 लाख का इंटरेस्ट जो मैं आफ्टर मेरा जो कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट हो गया उसके बाद भी अगर मैं, जब तक मेरा लोन रीपे नहीं हो जाता, जब तक मेरा लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक जितना मैं इंटरेस्ट दूंगा उस सारे का सारा रिडक्शन मेरे को मिलेगा पोस्ट एक्विजिशन में अंडर सेक्शन 24B. अब प्री एक्विजिशन क्या होता है समझना बहुत जरूरी है. सपोज मैं एक टाइमलाइन के थ्रू तुम्हें पूरा समझा दूंगा प्री एक्विजिशन. जस्ट स्टे चिल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई होप पोस्ट एक्विजिशन इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, अब हम प्री एक्विजिशन पे आते हैं एक बार क्लियर. प्री एक्विजिशन एक टाइमलाइन से समझाता हूं. सपोज 1/4/20 को मैंने लोन लिया और 1/5/20 को मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया. ठीक है, तो एक बात बताओ, मैंने लोन कब लिया 1/4 को और उसके 1 महीने बाद मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो मेरे को उसका डिडक्शन मिलना चाहिए लोन का, लेकिन वो पूरे साल के लिए नहीं मिलेगा. इट विल बी ईयर. सपोज यहां पे खत्म हो रहा है मेरा 31/3/21, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतने महीने के लिए दैट इज 11 मंथ्स का ही डिडक्शन मिलेगा लोन का. दैट इज अगर मेरा 10 लाख का इंटरेस्ट है वो 12 महीने के लिए है, तो 11 महीने के लिए मेरे को 9,16,667 का ही डिडक्शन मिलेगा. 10 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा. वही चीज अगर मैंने उल्टा किया, ठीक है, यही चीज अगर मैंने उल्टा किया कि यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और यहां पे मैंने लोन लिया, तो मेरा लोन का इंटरेस्ट कितना 11 महीने के लिए लगेगा, तो 11 महीने का डिडक्शन मिलेगा. तो जो फॉर्मूला हम लोग का निकल के आता है ना, सबसे पहला पॉइंट वो है कि हम लोग को इंटरेस्ट का डिडक्शन कब से मिलना शुरू होगा, प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन, मतलब अभी तक कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है. ठीक है,
कंस्ट्रक्शन शुरू होने के लिए हम लोग को जो अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा वो कब से स्टार्ट होगा, उसका फॉर्मूला अगर मैं मैनुअली बताऊं तो लोन टेकन वर्सेस कंस्ट्रक्शन बिगिन विच एवर इज लेटर। वेरी लॉजिकल, यही फॉर्मूला निकल के आया कि अगर मैंने लोन पहले लिया उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, किसने बोला तेरे को लोन पहले लेना, जब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा तभी तो लोन लेता, तो कंस्ट्रक्शन रेट से मिलेगा। अगर मैंने कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट किया लेकिन लोन बाद में लिया है तो जितने मैंने कहा एक्चुअल में इंटरेस्ट पे करूंगा उतना ही लूंगा ना, एक्स्ट्रा अपने कुछ मेरे पॉकेट से जा नहीं रहा तो मेरे को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूं कि मैंने कंस्ट्रक्शन भी यहीं 1/4/2020 से स्टार्ट किया और लोन भी यहीं से लिया, इसी दिन से लिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने पूरे साल कंस्ट्रक्शन भी किया है, पूरे साल के लिए लोन भी लिया है। वेरी गुड, तो मेरे को पूरा 12 महीने का रिडक्शन मिलेगा, सबसे पहला। दूसरा, प्री एक्विजिशन पीरियड कब से कब तक रहता है। सपोज यहां पे मेरा 1/4/21 आया, फिर 1/4/22 आया, और मेरा जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना, सपोज मैं मानता हूं कंस्ट्रक्शन ओवर ऑन, तो मान लो सपोज 1/5 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 1/5/2021 को मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन है ना वो एक साल पूरा चला और एक महीना दूसरे नेक्स्ट ईयर 1/5/2021 को खत्म हुआ, तो 13 महीना मेरा कंस्ट्रक्शन चला, ठीक है। तो मेरे जो प्री एक्विजिशन पीरियड है वो कैसे डिफाइन होगा। प्री एक्विजिशन पीरियड हमेशा याद रखना, जिस साल मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना वो साल गया तेल लेने, वो साल पूरा कंप्लीट करो। भले मेरा यहां पे कंप्लीट हुआ है प्री कंस्ट्रक्शन, लेकिन मैं पूरा साल कंसीडर करूंगा, फुल ईयर विल बी कंसीडर्ड, ओके, गॉट इट। या फिर ऐसे मत समझो, इस सॉरी आई जस्ट टोल्ड यू समथिंग रॉन्ग, लेट मी टेल यू अगेन। अगर मेरा यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना तो व्हाट विल आई डू, मेरा 1/5/2021 को मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, I will come stand here 1/5/2021 में I'm standing। पीछे देखो, पीछे क्या देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे पे सबसे पहला जो भी 31 मार्च ऑफ वॉट एवर ईयर इट इज, तो मेरे सबसे पीछे का सबसे पहला 31 मार्च कब आएगा, इस डेट पे 31/3/21। यहां से यहां तक विल बी कंसिडर्ड एज माय प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड। एग्जांपल को और बेटर बनाते हैं, अगर मैंने 1/4/2020 से कंप्लीट किया था, ठीक है, इस ये वाला एग्जांपल ध्यान से सुनना। मेरा कंस्ट्रक्शन सपोज अभी है चल रहा है 1/4/2022 और यही मेरा सपोज यहीं पे 31/3/2022 में पकड़ लेता हूं। मेरा जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ना वो 1/5/2022 को कंप्लीट हुआ है, तो मैं 1/5/2022 को आया, सर 1/9/2022 को आया, चल 9 लेते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। 1/9/2022 को मैं खड़ा हुआ, पीछे देखो, पीछे देखने से सबसे पहला 31 मार्च कौन सा दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है, तो यहां से यहां तक 2 years विल बी माई प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, जो भी मैं लोन के ऊपर यहां पे इंटरेस्ट दूंगा। अब जो मेरा पोस्ट एक्विजिशन है ना, पोस्ट एक्विजिशन, अगर ये मेरा 31 मार्च मेरे को जहां पे मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो साल मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके पहले का जो भी 31 मार्च है उसी दिन को मैं देखूंगा। उस दिन को जैसे यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे 1/9 था, अगर मैं यहां पे 1/12 भी कर देता, चल अगर मैं यहां पे 1/1/2023 भी कर देता, तो सबसे इसके पिछला सबसे पहला 31 मार्च विल स्टिल रिमेन 31/3/2022। तो यहां से यहां तक का मेरा प्री एक्विजिशन है, और 1/4 मतलब यहां से 1/4/2022 के बाद जितना भी है दैट विल बी कंसिडर्ड एज माय पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट। पोस्ट एक्विजिशन जो इंटरेस्ट है वो मेरे को अक्रूवल बेसिस पे ही मिलेगा, लेकिन जो प्री एक्विजिशन का, सपोज मैंने 10-10 लाख करके 2 साल पे किया, 2 साल का इंटरेस्ट टोटल कितना होता है 20 लाख, ये मेरे को 20 का 20 लाख
का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इट विल बी गिवन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या होता है, 20 लाख बाय 5, 4 लाख का हर साल 5 साल करके मेरे को डिडक्शन मिलेगा। अब इसका लॉजिक क्या है ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। लेट मी टेल यू दी लॉजिक व्हाई ये सेक्शन बनाया गया, व्हाट इज द रीजन। तुम एक बात बताओ, आई होप प्री एंड पोस्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक बार और घुमा के देख लेना। पहला वाला एग्जांपल मतलब मैं समझ रहा हूं, उसके बाद वाला एग्जांपल जो 9/9/2022 एंड 1/1/2023 में जो मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, वो वाला एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। लास्ट 2 एग्जांपल देखना, ठीक है। पहले वाले को छोड़ देना, दैट वाज रॉन्ग, सॉरी फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज्ड विद समथिंग एल्स, ओके। तो यहां पे जो है ना, तुम्हें एक चीज बताता हूं, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कब कंप्यूट करेंगे, जब मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा। और हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मेरे पास कब आएगा, जब मैं उसको लेट आउट करूंगा। जब मैं लेट आउट करूंगा तभी मेरा एक जीएबी आएगा, उससे मैं म्युनिसिपल टैक्स लेस करूंगा, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन दूंगा, उसके बाद ही मैं 24B का डिडक्शन ले पाऊंगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। जब तक मेरा कंस्ट्रक्शन, जो प्री कंस्ट्रक्शन मतलब जब तक मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक तो मैं उसका डिडक्शन ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट ही नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि वो बना ही नहीं है। इनकम्प्लीटेड हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम्प्लीटेड हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। ऑलराइट, जो सेक्शन 22 में हम लोग ने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन में, मैंने तुम्हें बताया एक्सेप्शन पे, ठीक है। और या फिर वेकेंट लैंड है मेरे पास, मैं कहां से उसको रेंट पे दूंगा। मैं जब उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद उसको रेंट पे दूंगा, तब मेरे एक पर्टिकुलर जीवी आएगा जो मेरे को रेंट आएगा, तभी मेरे को उसका रिडक्शन मिल पाएगा। तो उसी तरह से यहां पे 24B में ना यही है कि प्री कंस्ट्रक्शन, अगर सपोज यहां पे मैंने 2 साल का मेरा कितना आया था, 1/4/20 से 1/4/22 तक, rather 31/3 कर लेता हूं इसको, तुम लोग के लिए आसानी होगा। ये मेरा प्री पोर्शन था, यहां पे मेरा 20 लाख का इंटरेस्ट आया था, और यहां से 1/4/2022 से मैंने रेंट पे देना शुरू किया। ये मेरा पूरा पोस्ट वाला पार्ट है। जब तक मैं लोन रीपे नहीं कर देता, तब तक मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मेरे को अक्रूवल बेसिस पे मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे जो 20 लाख है ना, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 4 लाख का डिडक्शन कब से मिलेगा, 1/4, क्योंकि यहां से मैं इसको रेंट पे दे सकता हूं। दिस हाउस इज रेडी फॉर गिविंग ऑन रेंट, ठीक है। तो यहां पे मैं उसको जब दूंगा, अगर मैं कंस्ट्रक्शन में मान लेता हूं ना कि 1/9 को भी कंप्लीट हुआ, लेकिन बाकी जो पोर्शन है 1/9 मतलब क्या, अक्टूबर सितंबर चले गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने के लिए मैं रेंट पे तो दे पाऊंगा इसको। तो 6 महीने का अगर मैं रेंट पे दूंगा तो मेरा एक जीएबी आएगा, म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा उससे, फिर मेरा 30% का डिडक्शन मिलेगा, मेरे 30% का मेरे को डिडक्शन मिलेगा, और फिर उससे मैं इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेस कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसको रेंट पे दे रहा हूं 6 महीने के लिए। अगर मैं 1 महीने के लिए भी रेंट पे देता तो हो जाता। इसीलिए इसको पीछे देखने इसलिए ही बोला गया है, क्योंकि अगर तू जिस साल के लास्ट डे पे भी कंप्लीट करता तो पीछे देख, तू 1 दिन के लिए भी रेंट पे दे सकता है तो उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है। दिस इज अ बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट, हैज टू बी अंडरस्टूड लाइक दैट। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये बेनिफिट हमें कैसे मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो 20 लाख का इंटरेस्ट है मुझे 1 साल में नहीं मिलेगा। 1 साल में, इसी साल में 6 महीने का रेंट पे दिया, 6 महीने के लिए मैं रेंट पे दिया और मैं पूरा 20 लाख का रिडक्शन ले लूंगा, तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का तो नेगेटिव आ जाएगा 20 लाख, या कुछ भी 20 लाख 18 लाख जितना भी मेरा नेगेटिव आएगा। और ये हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम आया है नेगेटिव है, तो मेरा अगर कोई और इनकम है, पीजीबीपी में इनकम है, प्रॉफिट्स ऑफ मतलब अगर मेरा बिजनेस से कोई इनकम है, ठीक है, या फिर मेरा सैलरी से कोई इनकम है, तो मैं इससे सेट ऑफ कर दूंगा। गवर्नमेंट को अल्टीमेटली जाएगा नुकसान। तो गवर्नमेंट इसीलिए बोला कि प्री एक्विजिशन तूने 2 साल में कंप्लीट किया तो तू उसको 5 साल में रिडक्शन ले ले, 5 करके तू रिडक्शन ले ले, और पोस्ट एक्विजिशन का जो इंटरेस्ट है वो तब तक तू रिडक्शन ले सकता है जब तक तूने लोन रीपे नहीं कर दिया। वेरी कॉमन सेंस वाला बात। So this was all about 24B, very important section. I hope it's absolutely clear. अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो tell me in the comment section. I will make a separate video on this part also. बस let me know. Okay? I hope this is clear. Yes. एक और पॉइंट मैं तुम्हें बताता हूँ। एक और पॉइंट ये है ना कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो बहुत बढ़िया। अगर मैंने बिल्डर को बोला ठीक है मैं खरीदने गया बिल्डिंग, मैं तो लोन पे पैसे तो कैश बेसिस पे लूंगा। चलो कोई निंजा थोड़ी डिंग डिंग करके गया, उसको मनाली के घर पे लेना था, उसको करना था पूजा, अगरबत्ती लेके जाना था उसको, ठीक है, कुछ भी समझता है यार। तो मनाली ट्रांस नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो गया वहां पे। अब उसको घर लेना था तो उसने मेरे से, मैं बिल्डर हूँ, वो मेरे को बोला भैया मेरे पास तो 1 करोड़ नहीं थे, अब हम क्या करी तुम हमको बताओ। तो हम बोली तू सुन हमारा बात तो सुन, तू ना 1 करोड़ हमके एक बार में ना दी, मतलब तू 1 करोड़ मेरे को एक बार में मत दे,
तू मेरे को ईएमआई के हिसाब से दे दे, लेकिन मैं जैसे 1 करोड़ नहीं लूंगा, मैं तेरे को ईएमआई फैसिलिटी दे रहा हूं तो 1 करोड़ 20 लाख लूंगा, तो 20 लाख रुपए का मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ लोन। क्रक्स सही था इस बात का, ठीक है। तो ये हो गया। अब 24B का जो एक लास्ट पार्ट है, इसके बाद ऑलमोस्ट द एंटायर चैप्टर इज ओवर। ओके, 24B का जो लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट बचता है। लास्ट पार्ट में ये है कि ये जो लोन है ना, लोन, इसके लिए डेट दिया गया, स्पेसिफिक डेट। बिफोर लिखा हुआ, मैंने ऑन नहीं लिखा है, बिफोर 1/4/1999, ऑन और आफ्टर 1/4/1999। अगर मैंने कोई भी लोन 1/4/1999, 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है, 1999 को नहीं, उसके पहले अगर मैंने कोई भी लोन लिया है, तो मैक्सिमम डिडक्शन दैट विल बी अलाउड टू मी विल बी 30K। आई विल टेल यू व्हाई आई एम टेलिंग दिस। इसलिए अब तुम ये समझोगे तो तुमको ये ऑटोमेटिकली समझ आएगा। कोई भी डिडक्शन, अगर मैंने घर खरीदने के लिए लोन का पेमेंट कर रहा हूं, 1 करोड़ का घर लिया, 10 लाख का मेरे को रीपेमेंट करना पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने 1 साल के पहले लोन लिया, तेरे को सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, 10 लाख का नहीं मिलेगा, ठीक है। बट 1/4 अगर खरीदने के लिए लिया है, अगर मैंने रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रिकंस्ट्रक्शन, छोटा छोटा रिपेयर नहीं, डेली रिपेयर नहीं, बड़ा रिपेयर, बड़ा रिकंस्ट्रक्शन, पूरा इंटीरियर चेंज कर रहा हूं, वो सब के लिए भी अगर मैं लिया हूं, कितना भी लोन लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 100 करोड़ का भी रिपेमेंट कर रहा हूं ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ 30,000 का, 100 करोड़ का भी अगर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो सिर्फ मेरे को 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे बोला गया कि अगर तुम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हो, और देखो ये जो मैं जितना बात बता रहा हूं ना, इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये पूरा जो चीज मैं बता रहा हूं ना, लिमिट्स, दिस इज ऑल फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जैसा कि हाँ, तो ये जो मैं तुम्हें पूरा का पूरा चीज बता रहा हूं ना, इट इज ऑल फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए क्यों नहीं? क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी में को रेंट आ रहा है, मैं गवर्नमेंट को पैसा दे रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं, तो मेरे को उसका रिडक्शन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मेरा एनएवी नील होता है, क्योंकि मेरे को कोई रेंट नहीं आ रहा और गवर्नमेंट प्लस मेरे को बेनिफिट दे रहा है। तो अगर गवर्नमेंट मेरे को बोल देता कि तू 10 लाख का पेमेंट कर रहा है, 10 लाख का इंटरेस्ट का रिडक्शन ले ले, तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो जा नहीं रहा, प्लस डिडक्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे लिमिट्स लगाया है, लेट आउट प्रॉपर्टी पे लिमिट्स इसलिए लगाया है क्योंकि वहां पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहा हूं और मैं अपना हक का डिडक्शन भी क्लेम कर रहा हूं। वेरी लॉजिकल एंड वेरी कॉमन सेंस, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये लॉजिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब 1/4/1999 एक मैं ले सकता हूं एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर मैं ले सकता हूं आर के लिए। अबे आर से तुम कुछ और मत सोचो, आर ए कुछ भी बना दिया उससे, ऐसा नहीं, रैंचो दास भी नहीं है ये। आर का मतलब बताता हूं, यहां पे मैक्सिमम 2 लाख, यहां पे मैक्सिमम 30K। अगर मैंने लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग या फॉर एक्विजिशन ऑफ अ बिल्डिंग, तो मेरे को जो मैक्सिमम डिडक्शन, और उसमें मैं खुद रहूंगा इसलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो मेरे को मैक्सिमम 24B का डिडक्शन मिलेगा और अक्रूवल बेसिस, दैट विल बी 2 lakhs, ठीक है। बट अगर मैंने रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, रिपेयर्स के लिए लिया है, या किसी भी और, ये सब इन 3 आर पर्पस के लिए लिया है, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन तीनों पर्पस के लिए सिर्फ 30,000 का रिडक्शन ही मिलेगा। भले ही यहाँ पे अगर मैं 10 लाख का भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो 30,000, यहाँ पे अगर मैं 10 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी होता तो 10 लाख मिल जाता, लेकिन यहाँ 10 लाख में सिर्फ 2 लाख मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं 100 करोड़ का भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, अगर मैंने इसको एक्विजिशन के लिए लिया है बट लोन बिफोर लिया हुआ है, अगर मैंने इन तीनों पर्पस के लिए लिया हुआ है बट लोन पहले लिया है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लाख मिलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30K is the highest limit that is allowed. I hope this part is absolutely clear. ये क्वेश्चंस में आते हैं, ये पॉइंट आएगा ही आएगा, इसके बिना कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं, क्या चिंदी कॉम्प्लिकेशंस है, ये सब गलतियां मत करना। जस्ट यू लुक एट इट एंड यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं बार बार लॉजिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये लॉजिक से तुम्हें याद आएगा। तुम जब वापस से कुछ महीने बाद खोलोगे ना, यू माइट बी अ बिट ब्लैंक, तो तुम्हें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि लॉजिक से यू विल बी एबल टू रिकैपिचुलेट फास्टर, अंडरस्टैंडिंग। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। तो इसी के साथ अपना 24B इज कंप्लीट।
एंड वो जो टेबल था जीएवी के नीचे म्युनिसिपल टैक्स हैज टू बी पेड, मैंने क्या बोला ओनर को ही पे करना पड़ेगा तभी डिडक्शन मिलेगा। फिर एनएबी आता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में एनएबी निल हो जाता है, बाकी सब में एनएबी आएगा। फिर 30% डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद 24B जो हम लोग कब से डिस्कस कर रहे थे। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। और इसके साथ हमारा 95% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट्स मी जस्ट चेक if I'm missing anything, everything is there, you don't have to worry। ये जो अभी मैंने आपको 30,000 वाला बात बताया, it is also there। चलो अब वो जो मैंने तुम्हें क्या बताया, सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में मैं अभी जो भी एग्जांपल लूंगा ना, मैं मान रहा हूँ कि लोन ऑन या आफ्टर 1/4/1999 लिया गया है, तो इसके लिए बाइफरकेशन होगा, एक्विजिशन के लिए भी ले सकता हूँ और आरआरआर के लिए भी ले सकता हूँ। तो तुम मेरे को इसका आंसर बताओ पॉज करके सही से। इससे तुम लोग गलती करोगे, आई मेक श्योर कि तुम गलती करो। सपोज मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था जिसके लिए मेरे को 2 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और मैंने रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल या रिपेयर्स किसी भी पर्पस के लिए लोन लिया था जिसके लिए मेरे को 30K का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। टेल मी द अमाउंट ऑफ 24B का डिडक्शन। पॉज द वीडियो एंड मेक आंसर। और ये सब मैं क्या बोल रहा हूं, ऑन और आफ्टर 1/4 लिया हूं, ऑन और आफ्टर लिया हूं, प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सारा जितना एग्जांपल्स मैं लूंगा ये इसी पर्पस के लिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी 2 lakhs ओनली। एज आई टोल्ड यू कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन बी 2 लाख। मैक्सिमम 2 लाख ही हो सकता है पर एसएससी। क्या मैक्सिमम 2 लाख पर एसएससी? 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, तो यहां का आंसर 2 लाख होगा। चलो लेट्स चेंज द एग्जांपल। अब बताओ, अगर मैंने यहां पे 1 ये दोनों बता दोगे, 1.8 लाख का इंटरेस्ट पे किया और यहां पे मैंने 30K पे किया, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट आई विल गेट? देख ये 2 लाख के अंदर है, ये भी 30,000 के अंदर है, तो 2.1 लाख मिल जाएगा। अरे घंटा 2.1 लाख मिलेगा, मैंने क्या बोला? मैक्सिमम डिडक्शन दैट वी कैन गेट इज 2 लाख। तो ये तो पूरा मिल जाएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ 20K ले लो, या इसका 30K ले लो, इसका सिर्फ 1.7K ही ले पाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस प्रोपोर्शन में ले रहे हो, लेकिन सिर्फ 2 लाख का ही मिलेगा। ओके, आई होप दिस वन, ये तो बहुत जनरल सही किया होगा, नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी गलती करता था, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग करोगे गलती। सपोज मैंने 1.5 लाख लिया और मैंने 50K का रेंट पे, ये इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया। टेल मी द आंसर। आंसर विल बी 2 लाख। घंटा 2 लाख, हो कर लो, हो इसको, घंटा 2 लाख, 2 लाख नहीं होगा। क्यों? लेट मी टेल यू, हमें 24B का मैक्सिमम लिमिट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 लाख तो देखना ही है, बट उसके पहले ये भी देखना है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो 2 लाख के अंदर है। हाँ है, लेकिन ये क्या 30K के अंदर है? बिल्कुल नहीं है, ये 50K है, तो हमें सिर्फ 1.8 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, यहां पे 20,000 एक्स्ट्रा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। दिस वॉज द पॉइंट आई वॉज विलिंग टू टॉक। समझ गए? ये तो चेक करना है, बट इसके साथ हमें ये भी देखना है कि इंडिविजुअल लिमिट्स भी अपने लिमिट्स के अंदर है, 2 लाख और 30,000 के अंदर है, और पूरा ओवरऑल लिमिट भी 2 लाख पर एसएससी, पर एसएससी, पर एसएससी, पर एसएससी, बार बार बोल रहा हूं, पता चलेगा क्यों, ठीक है। पर एसएससी होना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो इसके साथ अब 24B आई कैन से फाइनली इट्स ओवर। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कोड। आता वो थोड़ा पसीना पसीना हो गया बोर्ड, इसीलिए वो थोड़ा सा लाइट आ रहा है, बट आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कोड प्रॉपर्टी क्या होता है। सपोज मैं और मेरा सगा निंजा हथौड़ी, ठीक है, हम लोग दोनों क्या करते हैं, हम लोग दोनों इस घर के को ओनर हैं। को ओनर कैसे हो सकता है? 50% प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, 50% प्रॉपर्टी उसके नाम पे, 30% मेरे नाम पे, 70 उसके नाम पे, 30 उसके नाम पे, 70 मेरे नाम पे, किसी भी प्रोपोर्शन पे अगर हम लोग को ओनर है तो क्या होता है ना, मैंने क्या बोला, पर एसएससी, पर एसएससी बार बार बोला था, पर एसएससी 24B का डिडक्शन मेरे को कितना मिलेगा? 2 लाख पर एसएससी का मेरे को डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर को ओनर हूं ना मैं, तो मेरे को भी 2 लाख का इस घर का डिडक्शन मिलेगा और उसको भी 2 लाख का इस घर का डिडक्शन मिलेगा। मतलब अबे यार, मतलब यही है कि अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैं भी 50-50 मानता हूं, 50% बाई मी, 50% बाई एनएच निंजा हथौड़ी,
तो मेरे को भी 2 लाख का लिमिट मिलेगा 24B में, और निंजा हथौड़ी को भी 2 लाख का मिलेगा। और हम लोग ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान रहे हैं, इसलिए मैं बार बार 2 लाख बोल रहा हूं। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी होता तो कोई लिमिट का बात ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब निंजा हथौड़ी के पास एक ही प्रॉपर्टी है, मेरे पास सपोज गोवा में एक और प्रॉपर्टी है, तो क्या मेरे को इसके लिए अलग से 2 लाख का लिमिट मिलेगा? द आंसर इज नो। मैंने क्या बोला? पर असेसी 2 लाख का लिमिट है। कौन प्रॉपर्टी में 2 असेसी, इसलिए दोनों को अलग अलग 2 लाख का लिमिट मिला। लेकिन यहां पे एक ही ओनर है ऑफ 2 डिफरेंट या 10 डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो उसको सिर्फ और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख का ही ये मिलेगा। लेकिन अगर 10 कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है तो उसमें से 2 ही मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता हूं, बाकी 8 तो मेरा क्या हो जाएगा? डीम टू बी लेट आउट, तो उसमें पूरा ही डिडक्शन मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा था, बट लेट इट बी। आई होप दिस होल प्रॉपर्टी इज आल्सो क्लियर। And finally, we are at the last part of the chapter. This is the last topic that I'm going to discuss. But before that, let me check if I'm not missing anything, because I don't want to miss anything. Or whenever I'm telling you this is so important, please make a star mark. If you are making notes, या आप किसी भी सर की कॉपी में देख रहे हो तो वहां पे लिखा करो जब सर कुछ बोलते हैं तो, because those are very important and that's their experience, okay? एवरीथिंग इज कंप्लीट। तो लास्ट पार्ट जो हम करने वाले ना वो है, तुम लोग क्लबिंग में पढ़ोगे। क्लबिंग मतलब अजबू है पानी 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 हमसे सैन क्या मामा हिंदी, ये वाले पार्टी वाले क्लबिंग नहीं। क्लबिंग मतलब कि किसी और का इनकम मेरे हाथ में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि मैं वो इनकम, वो मेरा ही इनकम है, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूं कि वो उसका इनकम है। ये हाउस प्रॉपर्टी में है, ठीक है। अगर मैंने अपनी वाइफ को, मेरा सपोज इनकम सपोज 2 करोड़ है, ठीक है, तो सपोज मैंने इनकम 50 लाख है, पकड़ते हैं, ठीक है, अभी मजा आएगा इसमें। अगर मेरा इनकम 50 लाख है तो 50 लाख से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो बेसिक्स में मैं तुम्हें बताऊंगा एक सरचार्ज लगता है 10%। अगर तुमने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, तो 10% सरचार्ज लग जाएगा। तो मेरे को 10% सरचार्ज से बचना है। मैं क्या किया, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी का रेंट था जो मेरे को 5 लाख आता था। अगर वो 5 लाख में ऐड करता तो 55 लाख हो जाता, मेरे पास सरचार्ज लग जाता, मार्जिनल लिफ्ट तो मिलता ही नहीं क्योंकि बहुत ऊपर है, 5 लाख ऊपर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी वाइफ को वो हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है ट्रांसफर किया, डेविएट किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझा, गवर्नमेंट ने बोला, और मैंने ना उसको बस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, मतलब मैंने उसको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम ऐसे फ्री में दे दिया बिना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए। या हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, सिर्फ 1 करोड़ का हाउस प्रॉपर्टी 10,000 में ट्रांसफर कर दिया, या 2 करोड़ का हाउस प्रॉपर्टी 10,000 में ट्रांसफर कर दिया, 20,000 में ट्रांसफर कर दिया। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया। तो गवर्नमेंट को ये इंटेंशन समझ आया कि इसको टैक्स बचाना है, इसको अपने हिस्से में नहीं लेना टैक्स। तो गवर्नमेंट बोला ऐसे नहीं होगा, वो जो उसको इनकम आ रहा है that will be clubbed in your hand if the house property is in your name but the income is going to her. If you have the income is going to her, the house property is also in her name but you have transferred it for a very inadequate consideration, तब भी वो तेरे हाथ में ये होगा। सेम गोज फॉर किड, माइनर किड, माइनर, ठीक है, माइनर किड के लिए अगर मैंने अपने माइनर बच्चे को जो 18 साल से नीचे, कंपनी एक्ट में तुमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, अगर मैंने उसको अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है तो वो होल्ड कर ही नहीं सकता, सबसे पहला बात। तो उससे जो भी इनकम आएगा वो मेरे हाथ में क्लब होगा, सिर्फ अगर मैं उसको इनकम ट्रांसफर करता हूं। अगर मैं उसको एसेट ट्रांसफर करता हूं तो वो एसेट लेने के काबिल नहीं है, और अगर कर लेता भी है तो एक बहुत इनएक्यूरेट 10,000 20,000 के लिए 2 करोड़ का प्रॉपर्टी दे दिया, तब भी वो जो इनकम आएगा वो मेरे हाथ में ही क्लब होगा। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड इज minor married daughter. I don't know how minor married daughter got married and why is this provision still here, but ये अब तो रूल है नहीं, बट चल अब लिखा है तो पढ़ लेते हैं। तो अगर मैंने अपने माइनर मैरिड डॉटर को अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, या मैंने उसको अपना हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी ट्रांसफर किया, शी इज अ माइनर, शी इज अ डॉटर एंड शी इज मैरिड, तो क्लबिंग नहीं होगा, वो उसके हाथ में टैक्स होगा, जस्ट फॉर दिस केस, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, यू नो, देयर इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सपोज एक दिस इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी था एक्चुअली, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं तो बता रहा हूँ ऐसे एग्जांपल। तो यहाँ पे सपोज बबीता दीदी, बबीता भाभी, जेठालाल की लव, यहाँ पे भिड़े, यहाँ पे सड़े, यहाँ पे डॉक्टर हाथी,
यहाँ पे तारक मेहता, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्रिकेट वाला कंपाउंड तुम लोग ने देखा ही होगा, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, क्या लीग था भाई, मजा आ गया था मेरे को देख के। वो लीग तो मैं मस्त देखा हूँ भाई, बहुत मेरे को एक एक चीज याद है उसमें, ऐसा वाला सीन है। और उसमें 3 लीग्स हुए थे शायद, एक भिड़े जेठालाल के लिए हुए थे, अबे यार और किसके किसके बीच हुए थे, ठीक है छोड़ना, जिसके भी बीच हुए होंगे, ठीक है। तो ये है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो बबीता दीदी का जो घर है, जेठालाल का जो घर है, तारक मेहता का जो घर है, भिड़े का जो घर है, ठीक है, सोडी का जो घर है, इसका जो घर है, क्या नाम है इसका, व्हाट इज द नेम, डॉक्टर हाथी का जो घर है, ये सारे घर ना, अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होता है ना, कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 फैमिलीज के पास उस घर का राइट है, उस घर के ऑब्लिगेशन से, दे कैन यूज इट इन एनी मैटर, वो सब कुछ राइट्स ऑब्लिगेशन सब कुछ एंजॉय करेंगे, सारे लाइबिलिटी सब उनके हैं। बट द पॉइंट इज, ये सोसाइटी के जितने भी घर थे ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे रहते हैं। इट इज नॉट ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द ये, बट एक्चुअल ओनर यही लोग हैं, बट नाम पे उसके रहते हैं। तो अगर यहाँ पे डॉक्टर हाथी ने डिसाइड किया कि मैं इसको लेट आउट कर दूंगा, एलओपी कर दूंगा, लेट आउट प्रॉपर्टी कर दूंगा, तो इसको रेंट मिलेगा। तो पर ये घर किसके हाथ में, हाउस प्रॉपर्टी है, ओनर भी है इस घर का, डॉक्टर हाथी है, लेकिन नाम किसका है, सोसाइटी का। तो इससे पता चलता है कि सोसाइटी को इस पर टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, डॉक्टर हाथी को देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, every right, every obligation is of the owner. It's just that the property is in the name of cooperative society. I know everything is absolutely clear and that's it. House property एकदम अमूल मक्खन से भी बेटर मक्खन हो चुके होंगे, एकदम मस्त, एकदम मस्का हो चुका होगा। तो if you have watched till here, I'm really thankful for that. Please do hit the like button. Please do share. कमेंट करो यार, फीडबैक्स दो, so that I can improve. And thank you. Here is your friend Sahil Varvi signing off, and we'll be back with some more amazing contents. And if you have still not watched my shorts, go and watch it. The most informative thing in practical world which you can ever imagine in the field of taxation. Sahil Varvi signing off. See you soon.